कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ हमने कुछ कर्म ऐसे कर रखे हैं, तो क्या वो जो कर्मों का फल है वो भी कट सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से? हर अच्छे काम से कट सकता है। हमारी आत्मा के लेवल पे थोड़ा सा आपका ब्रेन क्रिएट करता है चीजें। पहले एनर्जी बॉडी में आया, फिर थॉट्स में आया और फिर बॉडी में आया। सो अल्टीमेटली जैसे ये आ गया आइडेंटिटी, मैं मिडिल क्लास हूँ, अब रिच बन ही नहीं पाएगा। तो अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो कि मेरे लाइफ में वो कौन से एरियाज हैं जिन पे हीलिंग की जरूरत है, तो वो कैसे करें? हो सकता है मैं किसी के पास हॉस्पिटल में जाऊं, उसके कान में कुछ कहूं, वो ठीक ना हो, लेकिन वही आदमी तो वहाँ उसके अंदर हीलिंग ट्रिगर हो सकती है। सो जहाँ पे भी वीकनेस है वहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग एक्चुअली में मतलब क्या होता है और क्यों हील करने की जरूरत है? अगर आप एनर्जी बॉडी के लेवल पे चीजों को क्योर कर लें तो जितनी बार मोबाइल खोला एक ही न्यूज वहाँ आ रही है, पुणे केस, जहाँ पे कि उस लड़की ने अपने मंगेतर का कर दिया, और इस न्यूज को पढ़ के कितने लोग बीमार हो जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज, और ये हमें पावर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हजारों लोगों ने क्रिएट कर रखी है, हमारे आसपास है। कई लोग इसमें मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे। मानो तो शंकर है, नहीं मानो तो वो कंकर है। हमारी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, उसको हम खुद से हील कर सकते हैं। और वो कैसे हील करना है, ये हम आज के एपिसोड में जानने वाले हैं कोच BSR से, यानी कि भूपेंद्र सिंह राठौर जी से, जिनके पिछले पॉडकास्ट को भी आपने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उस पर कि ऐसे ही कि कैसे हम अपनी लाइफ में खुद को हील कर सकते हैं। तो इस ब्रॉडकास्ट में हम डिटेल में लाइफ के हर एरिया को कवर करेंगे, चाहे वो पैसों से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हों कि उनको कैसे हील करके हम अपनी लाइफ में पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हमारे जो बॉडी है उससे रिलेटेड इश्यूज़ हों कि अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो कैसे हम अपनी बॉडी को खुद से हील कर सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में कोई सफ़र कर रहा है, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहे हैं या अच्छे रिलेशनशिप नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, उस ब्लॉकेज को कैसे क्लियर करेंगे, हील करेंगे, ताकि एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। तो बहुत डिटेल में क्या टेक्निक्स होंगी, क्या टूल्स होंगे और कैसे उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, ये हम आज के पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। तो जो भी आपकी लाइफ का एरिया है जिसमें आप चाहते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ब्लॉकेजेस को हील करके आप अपनी बेस्ट लाइफ जियो, उसको फटाफट से अपने माइंड में सोच लो, ताकि जो भी टेक्निक्स हैं आप उसमें उसको अप्लाई कर सको। वेलकम वंस अगेन, कैसे हैं आप? थैंक यू शिखा जी, वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है वापस से एक बार और जुड़ के। जी हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज़ फाइन। और लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो लोगों के ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स आए, कई सारे सवाल थे उनके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपके साथ कन्वर्सेशन की जाए और उनके सवालों के जो जवाब हैं वो आपसे जाने जाएं। ज़रूर, माय प्लेजर। जी, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे ना वो हीलिंग के अराउंड थे कि आजकल हीलिंग बहुत कॉन्सेप्ट ट्रेंडिंग हो रहा है कि खुद को हील करो, हील करो, हील करो। तो इसी के अराउंड हम बात करेंगे, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी टूल्स हैं, इनके बारे में मैं जानना चाहूँगी ताकि जो ऑडियंस है उनको कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस मिल सकें। तो जो हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो हम यहीं से ही शुरू करें कि हीलिंग एक्चुअली में मतलब क्या होता है और क्यों हील करने की ज़रूरत है? देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फिजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे मान लेते हैं किसी को हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम हो गई, किसी के सर में प्रॉब्लम हो गई। अब ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आने से पहले आपके सूक्ष्म शरीर में आती है, यानी कि आपकी एनर्जी बॉडी में आती है। और एनर्जी बॉडी का कंट्रोल, एनर्जी बॉडी में अगर हम देखें तो बहुत सारे चक्रास भी हैं, बहुत सारी एनर्जी लेयर्स भी हैं। सो इट इज़ सेड दैट अगर आप एनर्जी बॉडी के लेवल पे चीज़ों को क्योर कर लें तो पहले तो या तो वो फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी। फिजिकल बॉडी में अगर रिफ्लेक्ट भी हो गई तो एनर्जी बॉडी में से अगर गायब हुई तो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में से भी होने लग जाएगी। कहते हैं कि पहले एनर्जी बॉडी में पेनिट्रेशन हुआ, फिर आपके ब्रेन के अंदर गया, और ब्रेन से साइकोसोमेटिक होने के कारण 90% बीमारियां आपके शरीर में दिखने लगी। और ये सिर्फ बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, ये लाइफ के हर एक चीज़ तक सीमित है। अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था और हमारे एक पार्टिसिपेंट है और उन्होंने काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। एंड मुश्किल से शायद 10-15 दिन हुए हैं उनको हमारे साथ जुड़े हुए, और 15 दिन के अंदर वो कह रही हैं कि अभी तो मेरे पास 3 लाख रुपए आ गया अचानक से, नहीं तो पहले 3,000 रुपये भी नहीं आ रहा था कहीं से। एंड मैंने कहा कि सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हर मैनिफेस्टेशन की कहीं ना कहीं मनी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मनी आना ही बड़ा मुश्किल है। अब वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि सेम सिचुएशन में कई और लोगों के पास तो नहीं आता वो। तो कहते हैं कि आपकी एनर्जी बॉडी, लेट्स से मेरी फिजिकल बॉडी का ऑरा ये है कि फिजिकल बॉडी के अराउंड एनर्जी बॉडी है विच इज़ दिस थिक। अब अगर मेरी कमरे की दीवार इतनी मोटी है तो बाहर से सर्दी का अटैक थोड़ा बच जाऊंगा मैं, बारिश आया थोड़ा बच सकता हूँ। अब यही दीवार पतली कर दी जाए और सिर्फ एक शीट की छोटी सी पतली सी पत्रे की दीवार हो जाए,
जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो बारिश भी मुझे सता सकती है, अंदर पानी आ सकता है, अगर तेज आंधी आई तो ये पथरा उड़ के जा सकता है, आई मे नॉट बी सेफ। तो कहते हैं कि इसी तरह से आपकी बॉडी के अराउंड ये जो प्रोटेक्टेड लेयर है, जब ये कमज़ोर हो जाती है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, कि कंसिस्टेंटली आप नेगेटिव हो, या आप खाना पीना गलत खा रहे हो, आपके सोने उठने की आदतें गलत है, आप गलत संगत में रह रहे हो, आप गलत आचार व्यवहार ये कर रहे हो, आप गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत चीज़ें सुन रहे हो, जब ये सारी चीज़ें होती है तो ये एनर्जी बॉडी डिप्लीट होती जाती है। एंड डिप्लीट हो गई तो इसका मतलब है, मान लीजिए इसमें पंक्चर हो गया, पूरी दीवार तो नहीं टूटेगी लेकिन इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ होल हो गया, एंड उससे आपकी बॉडी में सीधा अटैक होना शुरू हुआ। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी बॉडी को ही थोड़ा सा रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। सो जो एनर्जी हीलर्स होंगे वो आपको एनर्जी देंगे। एनर्जी यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हर चीज़ में कोई वैक्यूम नहीं है। सो व्हेन रेकी दे रहे हैं हम किसी को, या प्राणिक हीलिंग दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो वी आर जस्ट प्रोजेक्टिंग दैट एनर्जी, ताकि उसकी बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट, मान लो अंगुली में दर्द है तो यहाँ की एनर्जी बॉडी डिप्लीट हुई होगी, यहाँ पे आपने एनर्जी दे दी, वापस से उसको फिल कर दिया, फिल हो गया, तो नाउ दैट इज़ कम्प्लीटली हील्ड, या उसको हील होने में जल्दी मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो जैसे कि किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ है और डॉक्टर्स कहते हैं 1.5 महीना लगेगा प्लास्टर वगैरह रखने के बाद हील होने में, वही अगर आदमी कंटिन्यूसली एनर्जी हीलिंग लेता है तो हो सकता है कि वो आदमी 15 दिन में हील हो जाए। इनफैक्ट ऐसे कई सारे केसेस आप देखते हैं कि एक लेडी जो बचपन से अस्थमा है, डॉक्टर की दवाई ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वो अस्थमा जा नहीं रहा, एंड 55 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है। बोलती है मैं जब से पैदा हुई तब से ये अस्थमा की दवाई ले रही हूँ। एंड 3-4-5 दिन का थोड़ा एनर्जी हीलिंग, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, ये सब चेंज करते हैं और अचानक से ठीक हो जाती है। ऐसे ही अगर आपने जो अनुराग सर तो बहुत बात करते हैं इसके बारे में, जो डिस्पेंसा जी कहते हैं कि भाई मेरी रीढ़ की हड्डी जब पूरी फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि हो ही नहीं सकता, तो मैं 3-4 महीने सिर्फ बेड पे पड़ा पड़ा यही सोच रहा था, आई एम फुल्ली रिकवर्ड। सो थॉट्स कैन हील, योर एनर्जी कैन हील, एंड किसी की दुआएं भी हील कर सकती है, वर्ड्स भी हील कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज़। तो आपने ये बहुत क्लियर किया, एक तो कि हमारी फिजिकल और एनर्जी बॉडी होती है, और एनर्जी बॉडी को हम हील करते हैं एक्चुअली। और एक चीज़ मुझे और समझ में आई जो आप बात कर रहे थे उससे, कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी बॉडी में लीकेजेस आती हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम भी जो हो रही है, जो हील करने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल है। आपने कहा कि मनी के लेवल पे भी हो सकता है, तो मनी के रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, मतलब लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, हर जगह अगर हम हीलिंग को यूज़ करें तो वो उस चीज़ को रिपेयर कर सकता है, जैसे कि फिजिकल बॉडी को। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से चेक करें कि क्या चीज़ें होती हैं, तो अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो कि मेरे लाइफ में वो कौन से एरियाज हैं जिन पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो कैसे करें? एब्सोल्युटली, लाइक जिस एरिया में आप वीक हैं, ओके जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी 10 साल से मेहनत कर रहा है, सही तरीके से मेहनत कर रहा है, सही गाइडेंस में मेहनत कर रहा है, फिर भी उसे रिजल्ट नहीं आ रहे, और कोई आदमी उस गाइडेंस का 10% यूज़ करता है और उसे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं। तो किसी को 10 साल में रिजल्ट नहीं आ रहे और किसी को 1 साल में रिजल्ट आ रहा है, जबकि दोनों ऑलमोस्ट सेम टीचर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेम तरह की चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम तरह का सब कुछ है। तो फिर क्या रीज़न है कि एक को रिजल्ट नहीं आ रहे? तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। 90% लोग कहेंगे कार्मिक पैटर्न्स होंगे, भाई तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए तुम्हें रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन कई बार हमें कोई ना कोई एनर्जीज रोकती है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी काम करती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है। जैसे कि आप अगर किसी बहुत नेगेटिव इंसान से मिलोगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी पूरी चली गई है, आप पूरा एग्जॉस्ट हो गए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एवरेज हेल्थ है, हम प्रोग्राम करके आ रहे हैं और पूरा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और कभी कभी प्रोग्राम करके आ रहे हैं और इतना एलिवेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि उसी प्रोग्राम में कुछ एलिवेटेड सोल्स हैं जिनकी एनर्जी हमें मिल रही है, एंड देन वी आर फीलिंग वेरी गुड। सो अगर इस इंसान को 10 साल तक फाइनेंस के एरिया में रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब ही नीड्स सम काइंड ऑफ आइदर फाइनेंशियल हीलिंग या साइकोलॉजिकल हीलिंग। अब देखिए हीलिंग कैसे काम करता है, हमने किसी का फाइनेंशियल हीलिंग किया तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, या तो उसका साइकोलॉजिकल ब्लॉक जा सकता है कि भाई उसे अंदर से ही बिलीफ नहीं हो कि मेरे पास पैसा आ सकता है, किसी का बिलीफ चेंज करवाया जा सकता है। तो हीलिंग एक तो एनर्जी हीलिंग हो गई, दूसरा थॉट प्रोसेस के लेवल पे हीलिंग हो गई जहाँ पे NLP का या इन चीज़ों का साइकोलॉजिकल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस एरिया में वीकनेस है, रिलेशनशिप बहुत ही प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हीलिंग की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी हीलिंग की ज़रूरत है। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ डॉक्टर्स की मदद से जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही वो हमारे प्रोग्राम्स में आता है, आदमी 3 घंटे बिता रहा है और वो कह रहा है कि ठीक हो रहा है। एंड सच बोलूँ तो मैं भी अगर देखूँ तो
ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे कि हमें क्या पूरा हम गारंटी, कोई मुझे चैलेंज करे कि चलो हॉस्पिटल में जाना है, 100 कैंसर पेशेंट है, उनको ठीक करना है, कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में आके कैंसर पेशेंट हील हो रहा है या कोई ना कोई व्यक्ति हील हो रहा है, तो इसका मतलब जो हम करवा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि आदमी अगर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आ जाए तो वो हील ज़रूर हो सकता है। हो सकता है मैं किसी के पास हॉस्पिटल में जाऊँ, उसके कान में कुछ कहूँ, वो ठीक ना हो, लेकिन वही आदमी 3 दिन हमारी वर्कशॉप में आ रहा है, वहाँ बैठ रहा है, वहाँ वो प्रॉपर एनर्जी है, सारे के सारे लोग उसी पॉजिटिविटी में हैं, वहाँ कोई नेगेटिव थॉट देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ उसके अंदर हीलिंग ट्रिगर हो सकती है। सो जहाँ पे भी वीकनेस है वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो जी, सबसे पहला काम तो अब ऑडियंस को ये करना है कि उनको बहुत इस चीज़ को एनालाइज़ करना है, रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ़ के करेक्ट, ऊपर कि करेक्ट। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ पर हमें एरियाज़ हैं लाइफ़ के जहाँ पर हील करने की उसको ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू, प्रॉब्लम्स ही हों, उनको हील करके भी ठीक किया जा सकता है। 100%। तो क्या जो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये हुँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, किन-किन कारणों की वजह से वो जो हमारी एनर्जी फ़ील्ड है आपने कहा, उन हुँ। पे किस-किस वजह से लीकेज हो जाती है? हज़ारों ऐसी चीज़ें हो सकती है शिखा जी, जैसे आज मैं कुछ गलत खा लिया। जैसे एक दिन मैं चंडीगढ़ से आ रहा था और रास्ते में एक हिली साइड लिया, चंडीगढ़ नहीं, आई थिंक मनाली से चंडीगढ़ आ रहे थे हम रास्ते में। तो जो रास्ता लिया बड़ा हिली रास्ता था और वहाँ प्यूकिंग हुआ, लेकिन वो प्यूकिंग क्यों हुआ? क्योंकि दोपहर में जो कुछ खाया वो ठीक नहीं था। अगर वो प्यूकिंग नहीं होता तो नेक्स्ट डे इट कुड हैव बीन प्रॉब्ली द फूड पॉइज़निंग या समथिंग एल्स। अब उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम कंसिस्टेंटली किस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे अभी आज मैं 10 लोगों से मिला पिछले 4-5 दिनों में, एंड न्यूज़ चैनल भी देखे, और जितनी बार मोबाइल खोला एक ही न्यूज़ वहाँ आ रही है, पुणे मर्डर केस, जहाँ पे हुँ। कि उस लड़की ने अपने मंगेतर का मर्डर कर दिया। नाउ जब बार-बार आदमी ये देख रहा है तो उसकी साइकोलॉजी क्या हो रही है? अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो रहा है, प्रॉब्ली हर एक रिलेशनशिप की तरफ, कि ठीक है यार, ये कभी तो हमारे साथ भी हो सकता है। अरे किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें? ये तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये लड़की भी शरीफ ही दिख रही थी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी सोचने की है कि ऐसा क्या हो गया कि इस लड़की के माइंड में ये नहीं आया कि मर्डर के अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते थे, मतलब शी कुड हैव डन समथिंग एल्स। और ऐसा क्यों हुआ कि इसका ब्लाइंड माइंड इतना ब्लाइंडेड हो गया कि वो नहीं सोच पा रहा कि मर्डर में पकड़े गए तो मैं ज़िंदगी भर जेल में रहूँगी, मेरा करियर खत्म। वो सिर्फ अपने पिताजी को नहीं बताना चाहती थी कि पिताजी शायद नाराज़ होंगे या उनकी इज़्ज़त ख़राब होगी, बस इतनी सी चीज़ के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सो यहाँ पे ये बीमार हो गई, सोच लीजिए आप। और इस न्यूज़ को पढ़ के कितने लोग बीमार हो जाएँगे ये पता ही नहीं चलेगा। तो ये कंटैमिनेट करेगी, ये हमारी विल पावर को थोड़ा कम करेगी। क्यों? क्योंकि इसके कारण डाउट पैदा होंगे। किसी दोस्त पे भी भरोसा करने से पहले डाउट पैदा होंगे, किसी के साथ अकेला जाने से पहले। आज ही मैंने देखा था कि अब लड़कियां या लड़के अकेले अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने में डर रहे हैं, स्पेशली पहाड़ों में। अब ये 101% ये कम से कम 100 लोगों के माइंड में ही सही या लाखों लोगों के माइंड में हो सकता है ये ब्लॉक आ गया। ब्लॉक जहां आया, कहते हैं कि 1% डाउट, 100% डाउट। जैसे ही ये ब्लॉक आया, ऑटोमेटिकली ये ऑरा श्रिंक हो जाएगा। प्राणिक हीलिंग मैंने किया है, वहाँ पे कुछ प्रयोग करवाते हैं हमसे। जैसे एक प्रयोग करवाया कि भगवान के सामने आप पूजा करो, और पूजा करके कुछ दिल से प्रसाद चढ़ाओ, और फिर आपका ऑरा चेक करवाया जाता है। मतलब आप हाथों से स्कैन कर सकते हो ऑरा को। तो जब ऑरा चेक करते हैं तो ऑरा नॉर्मल ऑरा से बढ़ा हुआ आएगा। उसमें भी एक और एक्स्ट्रा प्रयोग कि जब सर पे कपड़ा डाल के और फिर उस ऑरा को चेक करोगे, और बढ़ा हुआ आएगा। कहते हैं कि और डीप ब्रीदिंग वगैरह, बेली ब्रीदिंग करके करोगे, आपका ऑरा और ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो ये ऑरा क्यों हो जाता है? एक तो ढंग से ब्रीदिंग ही नहीं लेते, क्योंकि सबकी शैलो ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग ले ही नहीं रहे, प्राणायाम कोई कर ही नहीं रहा। तो दैट इज़ वाई द ऑरा गेट्स इनटू। एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट द ऑरा गेट्स डिप्लीटेड। ऐसे करते करते आज भगवान के मंदिर में जाना ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों का हो चुका है, कि जो भी मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं वो तो जा ही नहीं पाते हैं बहुत, या जाते हैं तो वीकेंड पे जाते हैं। उसके कारण ऑरा कम हो रहा है। हमारे जो दादा दादी नाना नानी के पहले, किसी का भी आप श्रद्धा से पाँव छुएं, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। तो इट इज़ नॉट कि हम उनको फेवर कर रहे हैं या उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम अपने ऊपर भी बहुत। तो ये जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना, वो जैसे जैसे गायब हो रही है, ये ऑरा श्रिंक होता जा रहा है। आप देखिए, पहले का आदमी कितना मजबूत होता था, कि डेथ्स भी देख लेता था, अकाल भी देख लेता था, खेतों में भी काम कर लेता था, फिर भी हंसता था, फिर भी मस्त रहता था, है ना। और आज के इंसान के पास इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी वो इतना इनसिक्योर, इतना डरा हुआ, क्योंकि वो कांस्टेंट कंपैरिजन में है। पहले बस फ़र्क इतना था कि पहले का आदमी ज़्यादा कंपेयर नहीं करता था, संतुष्ट रहता था। आज का आदमी कंपैरिजन ऑल्सो किल्स योर ऑरा। एंड बिकॉज ऑफ दिस, चूंकि ये ऑरा की शील्ड श्रिंक होती जा रही है, तो ये फिजिकल बॉडी पे भी अटैक होती जा रही है। फिर बाकी पोल्यूशन ने काम कर दिया,
मिलावट और सारी चीज़ें जो हो रही है उनके कारण भी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आपने जी। बोला कि एक तो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे ब्लॉक्स होते हैं, ट्रू। जिनकी वजह से वहाँ पर जो लीकेज है वो होनी शुरू हो जाती है एब्सोल्युटली। हमारी एनर्जी बॉडी में। हम्म। और दूसरा ये कि हम राइट एनवायरनमेंट नहीं दे रहे होते हैं हम्म। ना। और तीसरा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जी के थ्रू भी हम हील कर सकते हैं अपनी करेक्ट करेक्ट एनर्जीज़ के करेक्ट थ्रू। करेक्ट। तो अगर हम एक एक एरिया को, लाइफ को जितने हम कवर कर सकते हैं, ताकि जो भी देख रहे हैं उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे कौन से एरिया में हीलिंग की ज़रूरत है। जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैसे की, हम्म। तो उससे रिलेटेड कौन से साइकोलॉजिकल लेवल पे ब्लॉक्स होते हैं जिनको हील करने की ज़रूरत है? साइकोलॉजिकल लेवल पे तो दो ब्लॉक्स बहुत ही बड़े होते हैं, एक हम्म, आइडेंटिटी ब्लॉक्स और एक है बिलीफ के लेवल पे। आइडेंटिटी क्या है कि लोगों ने 90% बोल रखा है अपने आप को, मैं मिडिल क्लास हूँ, या मैं एवरेज हूँ, या मैं साधारण हूँ, या हम आम आदमी हैं। अब जैसे ही आपने कह दिया मैं आम आदमी हूँ या मैं मिडिल क्लास हूँ, अब उसके कारण क्या हुआ, इट्स लाइक मैं हिंदू हूँ। अब जैसे ही मैं कह देता हूँ मैं हिंदू हूँ, मतलब मैं मुस्लिम नहीं बन सकता, हम्म, क्योंकि मैं जैसे ही मुस्लिम बनने के लिए जाऊंगा वैसे ही मेरा माइंड कहेगा नो यू कांट डू दिस, दिस इज नॉट यू, दिस कैन नॉट बी डन बाय यू। ऐसे ही कोई मुस्लिम अगर हिंदू बनने आएगा तो उसका भी अंदर का ब्रेन कहेगा नो आई एम नॉट दिस। हम अमेरिकन बनने जाएंगे, मैं कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, अब मेरे को कोई कहे मैं अमेरिका जाऊँ और वहाँ का ही कल्चर फॉलो करूँ, या मैं कहीं और दूसरे देश में जाऊँ और वहाँ का कल्चर फॉलो करूँ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा ब्रेन, बॉडी, ऑल द सेल्स दे आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी बन गई है कि मैं मिडिल क्लास हूं, तो इन अ वे इट इज योर रिलीजन नाउ। और जब मिडिल क्लास हूं, ये रिलीजन इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो इसको छोड़ना कितना स्ट्रांग होगा। ब्रेन छोड़ेगा ही नहीं, ब्रेन कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। भाई एक हिंदू है और मंदिर में जाते ही टीका लगाने को कोई कहता है, अपने आप झुक जाएगा आदमी, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। बोलेगा शादी करनी है, पंडित जी कहेंगे 7 फेरे लो, 7 फेरे से ही तुम्हारी शादी होगी, तो कोई लॉजिकली ये प्रश्न नहीं करेगा 7 फेरे क्यों भाई, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं। बहुत कम लोग आर्ग्यू करेंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि शादी हो रही है और ये मंत्र पढ़ो, मंत्र भले समझ आए ना आए, स्वाहा बोलना है। क्योंकि जहाँ रिलीजन आ गया ना, वहाँ ब्रेन ने समझ लिया है कि क्वेश्चन मत करो नहीं तो मारे जाओगे। सो अल्टीमेटली जैसे ही ये आ गया आइडेंटिटी, मैं मिडिल क्लास हूँ, अब रिच बन ही नहीं पाएगा आदमी, क्योंकि अंदर पूरी की पूरी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रही है। तो सबसे पहला आइडेंटिटी शिफ्ट, ये भी एक हीलिंग का तरीका है, जहाँ साइकोलॉजी पूरी शिफ्ट हो गई। लोग कहते हैं कि सिर्फ एनर्जी हील करना या सिर्फ कोई मंत्र पढ़ देना, दैट इज़ नॉट जस्ट हीलिंग। हीलिंग इज़ आपके ब्रेन को रिवायर करना। सो जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट किया और बोला आई एम रिच, अब आदमी पहली बार बोलेगा, ब्रेन कहेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए एक तो 100 200 500 बार उसको रिपीट करो। नंबर 1, नई आइडेंटिटी को जो आपको चाहिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि नई आइडेंटिटी के हिसाब से जीवन में छोटे बदलाव करो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एवरेज आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, 50,000 रुपये कमाता हूँ, बाहर जाता हूँ, ढाबे पे खाना खाता हूँ, जहाँ 50 रुपये में मेरे को पराठा मिल जाता है। एक दिन इस आइडेंटिटी को थोड़ा झटका दो और एक दिन चले जाओ 5 स्टार होटल में 500 रुपये का पराठा खाओ। ऐसे छोटे छोटे बदलाव। एक दिन आप फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट में एक दिन के लिए बिजनेस क्लास कर लो, भले साल में एक ही बार करो या 2 साल में एक बार करो। ये छोटे छोटे शिफ्ट, एंड फिर बीच में रिपीटेशन। एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज़, उन लोगों के पास बैठो जो सिर्फ अमीरी की बातें कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला करोड़ मैंने कैसे कमाया। मैं जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद मैं इंग्लिश की कोचिंग करवाता था, थोड़ा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाते थे, कुछ 1-2 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे। आ जाता था 30-40 हज़ार रुपये। एक दिन एक कोच मिला और उसने कहा ये सब बंद कर। मैंने कहा ये कैसे बंद करूँ, ये बंद करूँगा तो घर कैसे चलेगा। बोले नहीं, तुझे बिज़नेस कोचिंग करना चाहिए। मैंने कहा बिज़नेस कोचिंग, वो कैसे होगा, आई डोंट नो। तो उसने बहुत सारी किताबें सजेस्ट की, मैंने वो किताबें पढ़ी और फिर थोड़ा नॉलेज आ गया, फिर थोड़ा बहुत उससे कोचिंग ली, उससे नॉलेज आ गया। 6 महीने तैयारी करके मैंने मेरा पहला बिज़नेस कोचिंग का बैच लॉन्च किया। पहला सेशन बुलाया, मैंने पूरी तैयारी करके किया, डिलीवरी ठीक हुई। फिर उन लोगों से मिलना हुआ, तो उनसे जब मिलता तो कोई 8 करोड़ की बात कर रहा है। बोलता है सर मैं 8 करोड़ की मशीन ले रहा हूँ, लेकिन सर पूरा इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का हो जाएगा, मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा सर, अभी तो सैलरी नहीं जा रही, ये नहीं हो रहा। और वो बात कर रहे हैं 8 करोड़ की, 20 करोड़ की, 12 करोड़ की, 10 करोड़ की। पहला 1 महीना इतना अनकंफर्टेबल था, लेकिन जैसे ही उनके पास बार बार जाता, और अब क्योंकि बीइंग अ कोच मुझे कहना चिंता मत करो, ये बढ़ जाएगा आपका बिजनेस, 8 का 16 क्यों नहीं कर रहे। अब क्योंकि 8 का 8 ही रह गया तो उसको कोच की क्या ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ 8 का 16, सर 50 करोड़ का क्यों नहीं सोच रहे। मैं करोड़ों की बातें करने लग गया, उनसे करोड़ों का सुनते सुनते मैं करोड़ों, और ऐसे करते हुए एक समय आया जब हर महीने 1 करोड़ से ऊपर आने लग गया ना। उसी उन लोगों के पास बैठने से वो आइडेंटिटी शिफ्ट होने लग गई, बिकॉज मुझे ये फीलिंग आने लग गई, अगर मैं इनको सिखा सकता हूँ और इनका बिजनेस बढ़ा सकता हूँ तो मेरा भी बढ़ेगा।
इसका मतलब, और उन सब की कहानियाँ भी जब आप सुनते हो कि वो भी 3,000 रुपये कमाते थे और अब 3 करोड़ कमा रहे हैं, 30 करोड़ कमा रहे हैं, तो उससे भी माइंड शिफ्ट होता है। तो पहला गेम तो आइडेंटिटी शिफ्टिंग का है। तो इसके लिए ये छोटी मोटी कुछ मेथड्स है, बाकी साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं एनएलपी वगैरह से, वो मिनटों में हो सकती है। जैसे कि एक आदमी आता है मेरे को बोलता है मैं तो स्मोकर हूँ। मैंने कहा अच्छा कितनी सिगरेट पीते हो महीने में? बोले महीने में तो नहीं सर, दिन का 10-12 पी जाता हूँ। मैंने कहा एक सिगरेट पीने में कितना समय लगता है? बोले 5 मिनट लगता है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर दिन में 23 घंटा साफ़ सुथरा हूँ और 1 घंटा मैं मिट्टी में खेल के थोड़ा गंदा हो गया, तो आप मुझे गंदा कहोगे या साफ़ सुथरा कहोगे? बोले साफ़ सुथरा। मैंने कहा आपने 10 सिगरेट पी, 5 मिनट एक सिगरेट में लगा, आपका 50 मिनट लगा। 50 मिनट के बाद 23 घंटा 10 मिनट तो आपने स्मोकिंग की नहीं, तो आप स्मोकर कैसे हुए? अब जैसे ही आइडेंटिटी पे ऐसी चोट हुई, तुरंत आदमी का दिमाग खुलता है। तो सुधीर जी हमारे एक व्यक्ति है, हमारे पार्टिसिपेंट, इमीडिएट सिगरेट छूट गई, क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। पहले आइडेंटिटी थी मैं स्मोकर हूँ, अचानक से ब्रेन ने कहा अरे मैं तो 99% टाइम मैं तो नॉन स्मोकर हूँ, 95% टाइम। जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट हुई, सिगरेट अगले दिन से छूट गई। तो आइडेंटिटी शिफ्ट होने के बाद आदमी पैसा कमाने लगता है। दूसरी चीज़ बिलीफ्स। बड़ा ही मुश्किल है पैसा कमाना। अरे बड़ा पैसा कमाने के लिए तो बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत कुछ सीखना पड़ेगा? सबके पास लिमिटेड टाइम है, सबके पास उसी लिमिटेड टाइम में से जो निकालना है निकालना है। तो ये जो बिलीफ है कि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जिससे पैसा आ सकता है। ऑलराइट, सिर्फ एक चीज़। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट सीखा, रोनाल्डो ने फुटबॉल सीखा, वैभव सूर्यवंशी अभी क्रिकेट सीख रहा है, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग सीखी, लता मंगेशकर ने गाना सीखा, AR रहमान ने म्यूज़िक बनाना सीखा, हम ट्रेनर्स ट्रेनिंग करना सीख रहे हैं। एक चीज़ को सीखना ज़रूरी है और फिर पैसा आ जाता है। लोग कहते हैं बहुत कुछ सीखना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत ही धारणा ही गलत है, ये बिलीफ ही गलत है। तो ऐसे कई गलत बिलीफ पड़े हैं जिनके कारण साइकोलॉजिकली आदमी अटक जाता है, पैसों में भी, रिलेशनशिप में भी, हीलिंग में भी। अब जैसे आदमी 50-55 का होता है इंडिया में, 40 का, इनफैक्ट 40 का हो गया, अब तो डायबिटीज़ तो आनी है, 40-50 के हो गए, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना ही है, 60 के बाद तो हड्डियाँ दुखनी है। ये कहाँ से आ गए बिलीफ? किसने कहा कि 60 होते ही आपकी हड्डियाँ दुखेगी? और 90% लोगों की दुख रही है। तो लोग कहाँ से रेफरेंस उठा रहे हैं? सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी में 90% लोगों का थॉट प्रोसेस वही है कि 60 हो गए अब तो बीमारी आएगी आएगी। एंड लोग बड़े हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब 60 हो गए तो एक्सेप्टेंस है भाई, अब बीमारी आएगी। 70 होते होते 10 गोलियाँ चल रही होती है, किसी की 20 चल रही होती है, किसी की 30, 75 में तो 90% लोग चले ही जाते हैं। सो वाई पीपल थिंक लाइक दिस? क्योंकि ये बिलीफ बन गया है। और बिलीफ कहाँ से बना? हर्ड मेंटालिटी। एक भेड़ ने जो किया दूसरी भेड़ों ने भी वही किया। जबकि इसी बिलीफ को अगर तोड़ दिया जाए कि मैं जब तक जीऊँगा 1000% हेल्दी रहूँगा, बिकॉज कहीं नहीं लिखा है कि जो बॉडी इतने सालों तक अपने आप को ठीक रख सकती है वो 60 के बाद अचानक से बीमार हो जाएगी। इसका मैंने अपनी जीवन में एक प्रूफ देखा। शिखा जी, मैं जब 30 का था, मैं बहुत हाई एनर्जी से ट्रेनिंग कर रहा होता था। मेरे एक दोस्त ने कहा भाई इतना स्ट्रेस मत डाल बॉडी पे, नहीं तो 40 के बाद तेरे को पता चलेगा। एंड हुआ यूं कि एग्जैक्ट जैसे ही मैं 40 का हुआ, मैं देख रहा हूँ एक दिन मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरी सांस फूल रही है। उसके बाद मैंने इग्नोर किया। दूसरे दिन मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 2-3 दिन बाद फिर ऐसा हो रहा। फिर मेरा एक 7 दिन का प्रोग्राम था। हर रोज़ मैं खाना ही नहीं खा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद खाना खाने से मेरी सांस फूल रही है कुछ। और जब मैंने वो ट्रेनिंग ख़त्म की तो एक डॉक्टर वहीं थे, उन्होंने कहा सर आपको फैटी लीवर है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? फैटी लीवर चेक कराया, फिर उससे जुड़ा हुआ है कि आप तो प्री डायबिटिक भी हो। ऐसे 2-3 टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा 40, उसने कहा था 40। देखिए उसने 30 की एज में बीज डाला, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो बीज ऐसा ही डाला और 40 में एग्जैक्ट ऐसा हुआ। मैंने कहा आई विल रिवर्स इट। मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। मैंने कहा दवाई नहीं लूँगा। आज 4 साल हो गए उस बात को, ना मैंने कभी एक गोली खाई, ना आज मेरे को फैटी लीवर है, ना मेरे को और कुछ है, और मेरी एनर्जी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। सो आई थिंक ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। इन बैरियर्स को अगर हटाया तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो बहुत अच्छा आपने ना हेल्थ का भी कवर कर लिया साथ में, कि कैसे हेल्थ को लेकर भी बिलीव्स होते हैं जिसकी जी। वजह से हम इनवाइट कर लेते हैं, एब्सोल्युटली। साइकोलॉजिकली हम इनवाइट कर लेते हैं डिसीजेस को अपनी बॉडी में। तो हम एनर्जी हीलिंग के बारे में आगे समझेंगे। उससे पहले एक जो और एरिया जो बहुत मोस्टली रहता है हमारे लाइफ में, इम्पैक्ट करता है रिलेशनशिप्स का। जी। तो जो आजकल के टाइम में कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, Wonderful. तो वो भी क्या हम साइकोलॉजिकली इन्वाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स? सारे साइकोलॉजिकली है। देखिए सारे इश्यूज तो ईगो इश्यूज ही हैं। आपने ये क्यों कह दिया, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपने मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया, तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया टाइम पे। मतलब सारे के सारे तो साइकोलॉजिकली हैं। और ईगो क्या है? एक हल्की सी जिद कि नहीं मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर। तो यहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि पहले आप अपनी नीड समझो। सबसे
इम्पॉर्टेंट नीड जो हर एक रिलेशनशिप की है या हर एक इंसान की इन जनरल है, वो है मुझे श्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। मेरी वाइफ मेरा 10 महीने कहना मान रही है, 10 साल से कहना मान रही है, अचानक से एक दिन मेरी वाइफ कहती है कि भाई मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात अब 2 चीज़ों पे यहाँ पे 2 नीड्स मेरी हर्ट हो गई। एक नीड सिक्योरिटी, अरे ये तो मेरा बात ही नहीं मान रही, तो कल तक जो मेरा काम हो रहा था वो कल होगा कि नहीं होगा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सिग्निफिकेंस, अंदर से एक वो जो इतने सालों से रिस्पेक्ट मिल रहा था, अचानक से उस रिस्पेक्ट पे चोट पड़ी, तो दोनों नीड हिल गई। अब 2 नीड हिलते ही आदमी की एक आदमी का एक क्या कहते हैं बेसिक डिज़ाइन ऐसा है कि अगर उसकी कोई भी नीड, ये नीड है हमारी कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, और अचानक से मान लो वाइफ ने या हस्बैंड ने बोल दिया अरे तू दिन भर करती क्या है, हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, वाइफ के ईगो को हर्ट हो गया क्योंकि उसको लगा अरे मैं सारा काम करती हूँ और ये आदमी बोल रहा है मैं करती ही क्या हूँ, इसके बच्चे संभाल रही हूँ, इसका काम कर रही हूँ। तो सिग्निफिकेंस की नीड अगर हर्ट हुई तो इसको फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी हो गई, हमारे माइंड की नीड हो गई है। नीड को तो हमें भूख लगी तो नीड है, खाना खाना ही है। तो अब ह्यूमन ब्रेन क्या कहेगा, इस नीड को मुझे पूरी करना है, कैसे करूँ? इसने मुझे नीचे गिराया, मैं चिल्ला के बोलता हूँ, मैं गुस्से में बोलता हूँ, और जैसे मैंने गुस्से में बोला तो मेरे को लगा उसने गुस्से में मेरी बात सुनी, तो मेरी सिग्निफिकेंस की नीड तो पूरी हो गई और मुझे थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी भी अप जाती हुई दिखी। अब इसके कारण अगला रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो गई। सो जितने भी रिलेशनशिप है वहाँ पे ये 2 नीड्स इंसान की हैं, ये सबसे बड़ा। अब आजकल एक तीसरी नीड और ज़्यादा पनप रही है, वो है वैरायटी। आज से 20 साल पहले कोई नहीं कहता था हस्बैंड को कि भाई घुमाने लेके चलो। आज हर हस्बैंड और हर वाइफ कहेंगे भैया वीकेंड आ गया, कहाँ चलना है। अब जो ले जा पा रहा है वो तो वैरायटी दे पा रहा है, लेकिन दूसरा जो है उनको घर में वैरायटी कैसे क्रिएट करें। जैसे नई नई शादी हुई, 1 साल 2 साल रिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि इट्स अ न्यू वैरायटी, मतलब नया आदमी आया है, आपको उसका ध्यान रखना है, वो आपका ध्यान रखना है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जिम्मेदारियाँ आ जाती, बच्चा आ रहा है उसके लिए काम करना है, तो वैरायटी की नीड भी हैम्पर हो गई। अब वैरायटी की नीड हस्बैंड वाइफ कैसे पूरी करते हैं, जब उनको नहीं पता कि कैसे पूरी करते हैं तो एक दूसरे से झगड़ के, आप देखो छोटी सी चीज़ में ये ग्लास यहाँ क्यों रखा है, ओ माय गॉड, अब इतने से में वैरायटी आ गई, क्योंकि अब वो 2 बात बोलेगा, ये 2 बात बोलेगी, ये दोनों एंगेज हो गए, क्योंकि शादी के 10 साल बाद पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो ये वैरायटी की नीड हो गई। फिर चौथी नीड है लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन की नीड कहती है कि मुझे ये पर्सन मेरे से बात करे, शेयर करे, मुझे इंक्लूड करे, रोमांटिक होना चाहिए रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हो गई, वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो अब ये नीड पूरी करने का जब लोगों को पता नहीं है तो वो क्या करते हैं, टोटल साइलेंट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ही लो हो जाता है रिलेशनशिप में, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर और कोई चीज़ में विमेन आपको अपने आप को किटी पार्टीज से लेके और चीज़ों में एंगेज कर लेगी, आदमी अपने लव एंड कनेक्शन अपने दोस्तों के साथ पीने पिलाने में पार्टीज़ में देखेगा। सो ये जब ये सारी नीड्स पूरी नहीं होती तब सारे लफड़े होते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ह्यूमन बीइंग समझे कि इमोशनल लेवल पे एक्चुअली क्या हो रहा है। जो आपके लिए ईगो का झगड़ा है वो एक्चुअली कोई ना कोई नीड है जो कि मीट नहीं हो रही है, और उस नीड का मीट हो जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब लेकिन एक लेवल पे रिलेशनशिप उस थॉट पे चला जाता है कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे बात सुननी ही नहीं है। अब उसके लिए तो आपको काउंसलर चाहिए, कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो इतना मेच्योर हो, जिसके बाद दोनों पार्टी सुनने में इंटरेस्टेड हो, एंड देन रिलेशनशिप्स कैन बी हील्ड। बट हाँ, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो एनर्जी हीलिंग से भी अप टू ग्रेट एक्सटेंट चीज़ें चेंज हो सकती है। जैसे आज ही हमें सुबह का ही हमारा कमांडो ट्रेनिंग चलता है, और एक लेडी ने शेयर किया, सर जब से मैं कमांडो ट्रेनिंग करने लगी हूँ 1 महीने से, मेरे पति पता नहीं वो मुझे ना बाहर नहीं जाने देते थे, मेरी कई सारी चीज़ें मुझे करने नहीं देते, आजकल अचानक से मान जाते हैं, और उनका गुस्सा सर इतना कम हो गया कि हमारा घर स्वर्ग बन गया। सो एनर्जी शिफ्ट करने से भी हो जाती है। और एनर्जी शिफ्ट करने का सबसे सिंपल तरीका, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, एक हनुमान चालीसा रोज कर लो, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी आपकी। क्योंकि हर आदमी हीलर के पास नहीं जा पाएगा, हर आदमी पैसे खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कोई मेरे पास आएगा, मैं कहूँगा मेरा 1 घंटे का टाइम का पैसा दो या मेरी वर्कशॉप का पैसा दो, फ्री में करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों के ग्रुप में करेंगे, तो 1000 लोगों के ग्रुप में किसको हीलिंग मिली, किसको नहीं मिली, किसका क्या इशू, कुछ पता नहीं। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें अगर घर में करने लगे ना लोग, 15-20 चीज़ें, जैसे कि रोज़ घर को साफ़ सुथरा कर लिया, रोज़ घर में एक घी का दीपक जला दिया, रोज़ आपने एक दूसरे को बैठ के 2-3 मिनट के लिए ऐसे हाथ करके ब्लेसिंग दे दी, रोज़ हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या आप जिस भी देवता में मानते हो वो सब चीज़ें कर ली। ये सब चीज़ें करते करते आप देखो बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी।
बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं और वाकई में ऐसे सुनकर ही लग रहा है कि भी ना, हाँ, अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे कि जी। सिर्फ सुनेगी नहीं ऑडियंस, फॉलो करना शुरू करें तो ट्रू। डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने बात करी बीच में कि एनर्जी हीलिंग की बात की कि किस तरीके से हमने करनी है, तो आपने कहा कि अगर करेक्ट। सिर्फ एक चीज़ करनी हो तो वो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। तो हनुमान चालीसा के लिए ही बात करें, क्योंकि आजकल कहा मैंने भी बहुत सुना है कि बहुत पावरफुल होता है। तो क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो चालीसा में कुछ ऐसी एनर्जी होती है कि जो हनुमान जी हैं वो आकर हमें प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, हील करना शुरू करते हैं? तो ये देखिए आज हम हेलो बोलते हैं ना, किसी ने हुँ, फ़ोन का आविष्कार किया और उसने बोला कि पहला वर्ड हेलो ही बोलना है। अब धीरे धीरे उस वर्ड की एनर्जी ऐसी हो गई कि दुनिया में कोई भी आदमी फ़ोन करेगा तो क्या बोलेगा, हेलो। तो कोई शब्द अगर कोई बहुत बार रिपीट किया जाता है तो उसकी एनर्जी वैसे ही बढ़ जाती है। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो शायद अच्छे लग रहे हो इस वर्ड में कोई तो एनर्जी है जिसके कारण अगले आदमी की एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जो मंत्र कहते हैं हनुमान चालीसा, आज हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लो, उसको पता होगा। जो हिंदू है उसको तो पता होगा। छोटे बच्चे को शायद और कोई मंत्र, गायत्री मंत्र नहीं आता होगा, दुर्गा मंत्र नहीं आता होगा, शिव जी का शिव तांडव स्तोत्र नहीं आता होगा, और कोई मंत्र, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सबको पता है। ये सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला मंत्र है, सबसे ज़्यादा बोला जाना। और ये 40 की 40 चौपाइयाँ इस तरह से लिखी गई है कि हर किसी का एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल एंड एनर्जी इम्पैक्ट है। इनफैक्ट अभी हम यहाँ थे मुरथल में, समर्थ गुरु के आश्रम में थे, तो वहीं पे एक आचार्य हैं, वो डॉक्टर्स का एक सेशन ले रहे थे और वो उनको बता रहे थे कि अगर कोई हनुमान चालीसा रोज़ करता है तो उसको डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां होगी नहीं। इतनी तक लोग बोल रहे हैं इसके बारे में। अब मैंने वो कोई रिसर्च पढ़ी नहीं है, बट हाँ, एक आचार्य जो बोल रहे थे मैं सुन के आया। और मैंने ये देखा कि मेरी वर्कशॉप्स में जब से मैं ये करवाने लगा हूँ, मेरी एक मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप होती है जहाँ हम हनुमान चालीसा भी करवाते हैं, जय हनुमान का नारा भी लगाते हैं, कई बार आरती भी करते हैं और सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करते हैं। एंड उसके पहले की मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सिर्फ 1 डेढ़ साल पहले ही करना शुरू किया। उसके पहले भी मैं वर्कशॉप्स लेता था, लेकिन मुझे कभी भी हीलिंग के इतने रिजल्ट नहीं आए। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके मेरे को कहा कि सर मेरा तो कैंसर ठीक हो गया, सर मेरा तो डायबिटीज़ सदियों का चला गया, सर मेरा तो घुटने में दर्द था 10 दिन से और मैं ऑपरेशन कराने की सोच रही थी और वो तो चला गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2010 से और 2024 तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 2025 और 2026 सिर्फ 1.5 साल में, जब से मैंने हनुमान चालीसा को अपनी वर्कशॉप में इंक्लूड करना शुरू किया और लोग भी हमारे साथ गाते हैं और बात करते हैं, एंड आई हैव सीन ट्रमेंडस शिफ्ट। और मैं सच बताऊँ तो मैं कोई और हीलिंग मोडालिटीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत NLP ज़रूर मैं यूज़ करता हूँ। प्राणिक हीलिंग वगैरह 1-to-1 मैं कभी नहीं देता, 1-to-many ग्रुप्स में। एंड सरप्राइजिंगली इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं कि अगर 100 बीमार लोग आ रहे हैं तो 80 ठीक हो रहे हैं, 70 ठीक हो रहे हैं। और हर आदमी का एक ही फीडबैक, इनफैक्ट अब तो बुजुर्ग लोग भी आने लग गए हैं वर्कशॉप्स में। तो आई जस्ट वांट टू से कि सिर्फ ये एक चेंज मैंने मेजर किया अपनी वर्कशॉप में, हनुमान चालीसा इंक्लूड किया और एक सुंदरकांड करवाना शुरू किया। इतने से ही लोगों के अंदर इतना बदलाव आने लग गया। तो हनुमान चालीसा के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि जो भी मंत्र श्रद्धा से इतने सारे लोग रोज़ कर रहे हैं, कोई कोई तो रोज़ 11 हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई हर मंदिर में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो इट्स अ सिद्ध मंत्र। और मंत्रों की पावर तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाता हूँ लोगों को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम ये देखते हैं कि जब बोलने लगते हो तो कुछ तो वाइब्रेशंस होने लगती है, घटित होने लगती है, एंड दैट्स वाई इट चेंजेस योर बॉडी वाइब्रेशंस एंड एनवायरनमेंट अराउंड। एक प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे कई सारे ऐसे, आपने डॉक्टर मसरू इमोटो का प्रयोग सुना होगा कि पानी को उन्होंने बोला और पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। तो छोटा सा प्रयोग कोई भी आदमी करके देख सकता है कि अगर हनुमान चालीसा चला दिया और खाना वाना रख दिया, तो अगर कोई नॉर्मल खाना 10 घंटे में ख़राब होने वाला है, तो आप देखोगे 12 घंटे 14 घंटे वो खाना जिंदा रह जाएगा, जस्ट बाय ओनली हैविंग द मंत्रास एंड ऑल दोज थिंग्स। तो दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल। तो अगर किसी को मीनिंग नहीं पता हो, चौपाई जो है उसमें उनका मीनिंग ना मालूम हो, तो भी वो पाठ करे तो वैसे ही कई इम्पैक्ट सारी होता है? चीज़ों की, एक छोटे बच्चे को कहाँ मीनिंग पता होता है, कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है। जब हम छोटे थे तो हमें सिर्फ यही बोलना सिखाया गया कि ये पापा है, ये मम्मी है, ना हमें पापा का मतलब पता, ना मम्मी का, ये नाना है, ये नानी है, और हम बोलना शुरू कर दिए। वैसे ही हर चीज़ का मीनिंग क्यों जानना है? हर आदमी कहता है नहीं मेरे को लॉजिकली ये चीज़। आज प्रॉब्लम पता है क्या है सबसे बड़ी? सबको बुद्धि विलास, जैसे होता है ना कि एक भोग विलास की आदत हो, कि कोई शराब पी रहा है तो रोज़ शराब ही पीना है। ऐसे ही कई लोगों को बुद्धि विलास की आदत पड़ गई है। उन्हें उन्हें चीज़ों से मतलब नहीं है, उन्हें हर चीज़ के उसमें लॉजिक में ही जानना ज़रूरी है।
अब कई लोग कहते हैं कि सर लॉजिक नहीं जाने देंगे तो हमें विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूँ कई चीज़ों पे सिर्फ इसलिए विश्वास कर लो क्योंकि दुनिया के हज़ारों विद्वान लोग बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, विद्वान लोग बोल रहे हैं। तुलसीदास जी जैसे एनलाइटेंड सोल ने अगर हनुमान चालीसा लिखा है, एंड अगर मैं भी इसको बोल रहा हूँ आज, तो आज से 3 साल पहले मैंने किसी पॉडकास्ट पे नहीं बोला ये, आज 3 साल से मैं एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, हज़ारों रिजल्ट्स के बाद बोल रहा हूँ। सो जब कभी कभी क्या होता है, करना शुरू कर देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट, हाँ आप अगर किसी दूसरे धर्म के, और आपकी धार्मिक आस्था इसको अलाउ नहीं करती, तो आप अपने धर्म का कुछ भी करके देख लो, श्रद्धा से कर लो, फिर उसके बाद पहले 2-3 महीने कर लो, उसके बाद लॉजिक ढूंढ लेना। जैसे मैंने भी पहले सिर्फ मुसीबत में आए थे, कोई पैसे वैसे की कमी पड़ गई थी, तो एक दिन मैंने सुंदरकांड करवाया अपने घर में, एंड 4 महीने से बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। सुंदरकांड करवाया और पता नहीं उस महीने सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ, और उसके बाद 4 महीने 5 महीने बहुत अच्छा बिजनेस हुआ बिना कॉन्शियस एफर्ट के। जबकि वो जो 4 महीने गए जब बिजनेस नहीं हुआ, आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड। अब मैंने कहा यार ये क्या हुआ, सेकेंड टाइम फिर ऐसी सिचुएशन आई, मैंने कहा इस बार फिर करके देखते हैं, देखे होता है क्या। सेकेंड टाइम फिर हुआ, थर्ड टाइम फिर हुआ। जब से मेरे को ये समझ में आ गया कि जितना मैं रिलैक्स्ड होकर थोड़ा श्रद्धा से सरेंडर करूंगा ना, उतना इजीली काम हो रहा है, और जितना मैं उसमें ऐसा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, नहीं 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 भगवान कुछ नहीं होता भाई, मेरे को ही करना है, उतना ही टफ होता जा रहा है। तो कहते हैं कि ये आपके ब्रेन के कुछ अलग केमिकल्स रिलीज करता है, एंड दिस कैन रियली गिव अ लॉट ऑफ लिबरेशन टू पीपल। बहुत अच्छी आपने ये बात बोली कि जैसे आपने कहा ना कि वर्ड्स में ही पावर होती है, तो फिर वो जी, जो सिद्ध मंत्र हैं ट्रू, वो उनमें ही वो पावर है कि जब हम उनको बोलते ही हैं तो जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना शुरू एब्सोल्युटली हो जाती है, तो करेक्ट। उनमें बहुत पावर होती है। तो एक जो जैसे हनुमान जी की जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि फीमेल्स को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, या सुंदरकांड का पाठ उनको ना करना चाहिए, तो कुछ ऐसा भी है क्या कि नहीं, फीमेल्स को एब्सोल्युटली अवॉइड करें? बुलशिट। नहीं, हनुमान जी कभी नहीं कहते कि हनुमान जी क्या सबके देवता हैं, वो तो माता सीता के को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो राम जी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हर जगह पे वो इन्वॉल्व हैं। तो ये जो चलाए गए कि लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने कहा वो ब्रह्मचारी है इसलिए महिलाएं उनकी पूजा नहीं कर सकती, बट जबकि ऐसा नहीं है, देवता है, राइट। ऐसे अग्निदेव कहें कि भैया मेरी ये पूजा नहीं कर सकते, वो नहीं पूजा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी देव हैं और मनुष्यों में ये ज़रूर हो सकता है कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, इनसे बात करूँगा, लेकिन देवताओं में अगर ये भेद हुआ, क्योंकि देवताओं के लेवल पे तो सोल है, फॉर देम मेन और वीमेन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमारे लिए ये मैन और वुमेन का भेद हमने क्रिएट किया, नहीं तो हम सब ह्यूमन बीइंग है, हमारा सबका एक एक रोल है, और वो रोल एक फादर का रोल आदमी प्ले करेगा, एक मदर का रोल वुमेन प्ले करेगी। सो हनुमान जी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, और इनफैक्ट आप देखो आजकल कई सारे मंदिरों में भी धीरे धीरे ये हो रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ये ज़रूर हो सकता है कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारा काम का लोड रहा था, तो पूर्वजों ने ये डिसाइड किया कि महिलाएं थोड़ा पूजा पाठ घर का कर लें, मंदिर वंदिर का कर रही हैं तो मंदिर का आदमी कर लें, ये लॉजिक ज़रूर रहा होगा। या फिर जैसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह भी हुई होगी, तो उस समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, वो बड़े इंटेलिजेंट थे कि भाई इस समय बॉडी में पेन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, तो औरतों को थोड़ा विश्राम दिया जाए, इसीलिए वो सारी हुई। और लोगों ने इसको धीरे 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 कुछ अलग ही कर दिया। जैसे 4 वर्ण बने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्यों बने? ताकि काम के हिसाब से लोगों को बांटा जा सके। लोगों ने तो जात के हिसाब से बांट दिया और बोले कि शूद्र है तो इसके ऊपर तो अत्याचार ही करो। आई मीन दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे कर्म की थ्योरी को हम सबको समझना होगा। देखिए, अगर भगवान कहते हैं कि मैं महिलाओं को नहीं आने दूंगा, तो भगवान के फिर तो कर्म गलत हो गई है। तो फिर तो जब महिलाएं कभी पावर में आएंगी तो वो भगवान को भी नीचा दिखाएंगी। सो ऐसा कभी नहीं है। औरत को तो हमारे सारे सब में वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ महिलाएं हैं वहीं वहीं देवता रमण करते हैं। तो यत्र नारेश नारेश यत नारी पूजित है। हाँ, नारेश, वो थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा, बट यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ देवता विचरण करते हैं। तो जब देवता वहाँ विचरण कर रहे हैं, तो देवता ही कैसे फिर नारी को दूर रखेंगे? इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, अगर किसी इंसान ने ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि नहीं नहीं ये हनुमान जी का मंदिर है, हम नहीं चाहते कि यहाँ औरतें आए, और फिर कुछ फैला दिया कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, और यहाँ पे फिर कर्मों का हिसाब किताब होगा। देखिए, एक गुरुदेव है हमारे, वो समर्थ गुरु जी, वो एक कहानी बताते हैं कि एक इंसान बहुत अच्छा सिद्ध ब्राह्मण था, बहुत नेक्स्ट लेवल पे था। एक दिन उन्होंने रोटी बना के गाय के लिए रोटी रखी, और जब वो गाय के लिए रोटी रखी तो वो कुत्ता ले गया। पहले दिन उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, दूसरे दिन बर्दाश्त कर लिया, तीसरे दिन फिर कुत्ता ले गया। उनको बड़ा गुस्सा आ गया। अब पंडित थे, विद्वान थे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया, तो लकड़ी फेंकी जोर से, तो कुत्ते की टांग पे लगी और कुत्ते की टांग टूट गई।
अब अगले जन्म में जब वो ऋषि थे तो अगले जन्म में वो फिर से इंसान का जन्म मिला, लेकिन इस जन्म में उनको पोलियो हुआ। अब सब ने सोचा विधि का विधान है भाई, पोलियो हुआ कोई तो कर्म होंगे। बाद में जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए तब उन्होंने देखा कि अरे एक कुत्ते को लकड़ी मारी थी तो ये हुआ। अब देखिए जब कर्मों का हिसाब किताब होता है तो कहा जाता है कि जितने भी सिद्ध पुरुष या कर्म का जो जानते हैं वो जानते हैं कि अगर जानवर पे भी हमने हिंसा की या जानवर को भी हमने दिल दुखाया तो उसका भी हमें भुगतना पड़ेगा। अब आज देखिए हज़ारों लोग जानवरों को मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं इट इज़ जायज़, मनुष्य मरा तो ही प्रॉब्लम है, जानवर मरा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही जब एक लेडी को कहा जाता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा मर रही है और जिसने ये रूल बनाया उसको क्या कर्म का हिसाब देना पड़ेगा ये उसको भी नहीं पता। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए हनुमान जी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, और हनुमान जी की तरफ से ऐसा होता तो शायद हनुमान जी इतने पूजने लायक नहीं होते। वो इतने हम्बल हैं, विद्यावान हैं, गुणवान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं। इनफैक्ट हनुमान जी की पूजा इसलिए भी सबको करनी चाहिए क्योंकि अकेले ऐसे व्यक्ति हैं या अकेला ऐसा उदाहरण है जो भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है, वीरों में भी सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ है, मतलब हर चीज़ में। और भगवान के सबसे करीब रहे लेकिन भगवान से भी ज़्यादा पूजे जाने वाले हैं। तो ये मतलब जितने शायद भगवान श्री राम के मंदिर नहीं होंगे उससे कई गुना ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर होंगे, और हर राम भगवान के मंदिर में भी हनुमान जी का मंदिर ज़रूर होगा। सो अल्टीमेटली अगर जो वीरों में श्रेष्ठ है, बुद्धि में श्रेष्ठ है, वाणी में श्रेष्ठ है, बल में श्रेष्ठ है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, और चाहते तो लंका नष्ट कर सकते थे लेकिन अहंकार से मुक्त है, उनको इस चीज़ से क्या अहंकार, अरे ये लेडी आ गई मेरे मंदिर में अब मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा, ऐसा तो कोई देवता कोई भी नहीं होगा। हनुमान जी क्या कोई भी नहीं होगा। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली और ये बात तो मुझे वाकई में लगी कि जो भगवान का जिनको दर्जा मिला हुआ है, जो भगवान हैं, जी। वो ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि मुझे इससे बात करनी है और इससे बात ट्रू। नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो जहाँ कर्मों की आप बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको लगता होगा कि हाँ, हमने कुछ कर्म ऐसे कर रखे हैं, तो क्या वो जो कर्मों का फल है, वो भी कट सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से? हर अच्छे काम से कट सकता है। हुँ। देखिए ना सिर्फ एक एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें तो किसी को मान लो जेल हो गई, उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो हमने ये भी सुना है ना कि कई बार उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसको 1 साल पहले छोड़ दिया, 3 साल पहले छोड़ दिया। सो इन द सेम वे अगर किसी ने कोई भी बुरा कर्म कर दिया है तो गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो अब दवाई का डोज़ बढ़ाना पड़ेगा, वैसे ही आप अच्छे कर्मों का डोज़ बढ़ा दीजिए। पहले आप ₹2 का दान कर रहे थे, अब ₹10 का करना शुरू कर दीजिए। पहले आप दुआएँ नहीं दे रहे थे लोगों को, अब कॉन्शियसली ब्लेसिंग देना शुरू करें। जहाँ जाएँ वहाँ पे ब्लेसिंग, 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 एंड जितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये तो करना ही है। ये इसलिए करना है क्योंकि इट्स लाइक जैसे-जैसे हम अपनी बॉडी को रोज़ नहाना करते हैं, खाना देते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा के लेवल पे थोड़ा-सा खाना चाहिए। और अ, आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा ये कि कई वीरों की कहानियाँ हम पढ़ेंगे ना तो उनके सर कट जाते थे लेकिन धड़ लड़ते रहते थे। जैसे राजस्थान में ऐसे हज़ारों कहानियाँ हैं जहाँ पे युद्ध होते थे और किसी का धड़ सर कट गया, लेकिन धड़ लड़ता-लड़ता मतलब 4 किलोमीटर तक लड़ता हुआ ही जा रहा है, और लोग बिल्कुल ऐसे आश्चर्यचकित है कि भई इसके सर नहीं है फिर भी कैसे लड़ रहा है। तो इसलिए क्योंकि वो सभी लोग ना ईष्ट बल, ईष्ट देव के कारण जो बल मिलता है वो अद्भुत है। अब आप देखिए जितने भी लोग युद्ध में जाते थे वो जय भवानी या जय माँ दुर्गा या कोई जय हनुमान या जय जय महादेव का, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ी पावर और किसी चीज़ से नहीं आ सकती, और ये हमें पावर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हज़ारों लोगों ने क्रिएट कर रखी है, हमारे आसपास है। अब कई लोग इसमें मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे। मानो तो शंकर है, नहीं मानो तो वो कंकर है, वो एक छोटा सा शिवलिंग है। कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे यार हिंदू धर्म वाले क्या हैं, कुछ भी। मतलब मैं कल परसों ही एक पोस्ट कहीं पे किसी क्रिश्चियन की पढ़ रहा था, बोले कि यार अजीब देवता है इनके, खुद की पत्नी चली जाती है उसको नहीं बचा पाते, फिर बंदरों की फौज लेते हैं, फिर उससे राक्षस को हरा देते हैं। मतलब कहाँ से। अब जो नहीं मानने वाले हैं वो किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन मानने वाले के लिए वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा चमत्कार है कि आप मत पूछिए। जैसे मैं कई बार अपने लोगों को, एक दिन मैं 2 दिन का मैंने सुंदरकांड का पाठ रखा और मैंने कहा अखंड सुंदरकांड करेंगे, रोज़ हम 12-12 सुंदरकांड करेंगे। और एक लेडी थी दीपिका, जिसको मिसकैरेज हुआ था 1 साल पहले, और जब से मिसकैरेज हुआ उसकी कमर में इतना ज़्यादा पेन रहता था कि वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। वो मतलब बोलती कि मैं 15 मिनट अगर मैं कुछ काम कर लूँ तो मुझे वापस लेटना पड़ता था, और 1 साल से उस तकलीफ़ से जूझ रही थी।
2 दिन हमने ये सब किया एंड 2 दिन के बाद शी वॉज फुल्ली क्योर एंड बोलती है सर ये इतना बड़ा मिराकल कैसे हुआ, मैं साल भर से दवाइयाँ ले रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, तो ये क्या, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कोई हीलिंग नहीं दी, हमने सिर्फ सब ने बैठ के ऑनलाइन सुंदरकांड लगा के 2 दिन सिर्फ लगा के रखा, बाकी हम अपने अपने काम करते रहे, थोड़ी देर बैठे तो बैठ गए एक जगह। तो इन चीज़ों में इतनी ताकत है, तो हर आदमी को ये करना चाहिए अपने कर्म काटने के लिए। तो ये मान लेते हैं कि ये लेडी इतने टाइम से जो प्रॉब्लम से थी, शायद कोई कर्म के कारण ही होगी, या किसी न किसी और इन्विटेशन के कारण होगी, कोई एनर्जी के ब्लॉकेज के कारण होगी, लेकिन 2 दिन उसने अच्छे कर्म किए, 2 दिन एक अच्छी एनर्जी में रही, शायद वो कर्म कटना था तो कट गया। बहुत खूबसूरत आपने जी। बात कही है कि वही कहा कि जितने हम अच्छे कर्म और अर्जित करते जाएंगे तो उसका, जैसे आपने कहा कि वो एक रिजल्ट होता है कि हाँ अच्छे हो बिहेवियर की वजह से माफ़ कर दी जाती है। तो एब्सोल्युटली। वही है कि इसको मतलब इस तरीके से जो इंसान अच्छे सच्चे दिल से चाह रहा है प्रायश्चित करना, जो आपने कहा कि अगर आप गिल्ट में हो कि करेक्ट। वो उसके लिए, मतलब ये इसलिए नहीं है कि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है कि आप अब सोच लो कि अच्छा चलो ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद इतने दिन ये पाठ कर लेंगे तो सब सही जी। हो जाएगा, वहाँ पे नहीं। हाँ, वहाँ नहीं, जहाँ आपकी एब्सोल्युटली। इंटेंशंस प्योर हैं और आप वाकई सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें एब्सोल्युटली। वर्क करती अब हैं। देखो ना, अंगुलीमाल इतना बड़ा संत बन गया, जो डाकू था, रोज लोगों को मार रहा था, लेकिन वो एक अच्छी इंटेंशन से जब बुद्धा के शरण में गया तो ही वाज ट्रांसफॉर्म बिल्कुल, कंप्लीटली। बिल्कुल सही बात तो आपने यस। बोली है। तो जैसे हमने ना, आपने कहा बच्चा-बच्चा जानता है हनुमान चालीसा के बारे में सब, और अगर किसी को पूरी हनुमान चालीसा नहीं भी याद होती, तो इतना तो सबको याद होता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब जी, नाम जी। सुनावे। तो क्या वाक़ई में ऐसा होता है कि हनुमान जी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हुँ, जो भी भूत पिशाच इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनसे हुँ। प्रोटेक्शन मिलती है कि ये हमको बस एक अ क्रिएट कर लेते हैं हम अपने माइंड में कि हाँ बस ऐसा दोनों होगा। चीज़ें हैं। देखिए प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है हुँ, कि हुँ। एक अंदर से आ गया कि मैं हनुमान जी का यस। पाठ करके गया हूँ तो अब अच्छा ही होगा। तो हुँ, ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है एंड दूसरा डेफ़िनेटली कुछ एनर्जी भी है। जैसे अगर आप देखो तो राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है। अगर मेहंदीपुर बालाजी आप जाते हो तो वहाँ देखोगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनको माता आई हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत, और वहाँ आके हज़ारों लोग ठीक होते हैं। तो कई बार ये है कि घर में वो आप हनुमान जी का कर रहे हो तो वहाँ ठीक नहीं हो रहे, वहाँ क्यों ठीक हो रहे? तो वहाँ पे शायद पूजा आरती जो भी है वो ज़्यादा हो रही होगी, वहाँ और कोई क्रियाएँ हो रही होगी और ज़्यादा अलग-अलग तरह की चीज़ें। तो जहाँ पे भी पूजा पाठ और ये है वहाँ पे अलग एनर्जी होती है। अब हम मंदिर जाते हैं, अचानक से मन शांत हो जाता है, क्या रीज़न है? क्योंकि शायद हम घर में तो 1 बार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दिन में पता नहीं 10 बार आरती हो रही है। घर में हम 2 लोग मिल के जयकारा लगा रहे हैं, वहाँ पे रोज़ लाखों लोग आके जयकारा लगा रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि सर मैं अपनी मन्नत, मैं गया था वहाँ मंदिर तो मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो क्यों हो गई वो मंदिर जाने से मन्नत पूरी? क्योंकि वहाँ की एनर्जी, वहाँ का ऑरा ही नेक्स्ट लेवल का है। वहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं तो सबकी इंटेंशन एक ही है कि अब हमारा सब कुछ होगा। तो आदमी घर से निकला, वहाँ से उसके माइंड में प्लेसिबो शुरू हुआ कि अब तो मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, सब अच्छा ही होगा। अब वो 1 दिन पूरा ट्रैवल करके वहाँ पहुँचता है, फिर 1 दिन वहाँ बिताता है, फिर वापस आने के बाद वो पूरा करता है कि अरे अब तो दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, अब सब अच्छा ही होगा। सो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है। तो जितनी बार हनुमान चालीसा करेगा आदमी, उतनी बार वो प्लेसिबो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो होता है ना कि कोई कोई दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि बस वो लेते ही, जैसे मेरे लिए सुंदरकांड है वो। मैंने 6-7 बार ऐसा ही ऑब्ज़र्व कर लिया कि जैसे ही मैंने सुंदरकांड किया, मेरा बड़ा से बड़ा संकट चला गया। और जब वो चला गया तो मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया। बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब मैं हर बार करता हूँ, अब जानबूझ के करता हूँ, जब भी संकट आने से पहले ही कर लेते हैं। सो येस, एक तो इसमें पावर भी है और एक प्लेसिबो भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। या बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि हाँ, एक हुँ, हुँ, बिलीव जैसे जैसे स्ट्रांग ट्रू। होता चला जाता है कि वैसे वैसे हमारी जो ट्रस्ट है उसमें और ज़्यादा हुँ, स्ट्रांग हुँ, होता चला जाता है, और फिर वही जो भी हम चीज़ें चाह रहे हैं जीवन में करेक्ट। वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे बात की जाती है कि हनुमान जी का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम हनुमान जी को मानते हैं तो हुँ, हुँ, मंगलवार के दिन हम जो ड्रिंक नहीं करेंगे, हम हुँ, नॉन हुँ, वेज नहीं खाएंगे, हुँ। और जी। वो बाकी दिन खा रहे होते हैं। हुँ, तो हुँ। क्या उनको भी इक्वली रिजल्ट मिलेंगे, या अ, कुछ, या मंगलवार के दिन स्पेशली, जैसे आपने कहा कि ये उन्होंने ये तो ये डिसाइड नहीं किया कि हुँ, मुझे किससे बात करनी है, करेक्ट, किससे नहीं करेक्ट, करनी, तो करेक्ट। क्या एक दिन की उन्होंने छुट्टी दे रखी है नहीं, कि बिल्कुल नहीं दे रखी। मैंने कहा ना, देखो एक कुत्ते को भी लकड़ी मारी तो अगले जन्म में पोलियो आ गया। हुँ, अब लोग आज मांस खा रहे हैं, अब वो कहें मैं मंगलवार को नहीं खाऊँगा, लेकिन तुम 100 मुर्गे तो ऑलरेडी मार चुके हो, तो ये फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और अगर तुम 1000 बकरे, अब तुम कितना भी अहंकार में कहो अरे कुछ नहीं है, अगर हम नहीं खाएँगे तो पता नहीं सब जगह बकरे ही बकरे हो जाएँगे, फिर तो इंसान कहाँ रहे, ये सब फालतू की बात है। देखिए, जब दंड का प्रावधान ही ये है कि अगर आपने एक चींटी को भी सताया है, एक एक और कहानी ऐसी है, एक संत थे, अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में वो कहीं पे जा रहे थे, ये किसके संत थे वो, संत नहीं भक्त थे।
अपने पुरी में कौन है, जगन्नाथपुरी, हाँ जी। तो जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। अब वो जगन्नाथ भगवान के भक्त थे, तो वो एक दिन उन्होंने, बहुत गरीब आदमी थे, तो उन्होंने कहा मैं जगन्नाथ जी से मिलने जा रहा हूँ। वो चल गए, निकल गए, घर से निकले निकले तो रास्ते में रात हो गई, तो वो एक घर पे रुके। तो जिस घर पे रुके तो उस औरत को उनसे प्रेम हो गया। तो वो अगले दिन वो औरत कहे कि आप मुझसे शादी करो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैं तो भक्त आदमी हूँ, मैं तो प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, एक रात आपकी शरण में आ गया और आप क्या, और वैसे भी आप शादीशुदा हो। बोले नहीं, तो मैं अपने पति को मार देती हूँ। वो लेडी ने अपने पति को मार दिया। बोले अब तो मुझसे शादी करो। बोले मैं नहीं कर सकता देवी, मैं तो भक्त हूँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने, लेडी ने शोर मचा दिया कि इस आदमी ने मेरे पति को मारा। इनको ले गया गया राजा के दरबार में। जब राजा के दरबार में इनको ले गया तो राजा ने कहा कि भाई तुमने इनके पति को मारा है। बोले नहीं साहब, मैं तो भक्त हूँ। नहीं, राजा ने आदेश दिया इनके हाथ काट दो। उनके दोनों हाथ काट दिए। हाथ काटने के बाद भी वो बोले जो करना है कर लो, लेकिन मेरे को जाने दो, मेरे को भगवान से मिलने के लिए। भक्त बहुत ही तेज थे वो, तो हाथ कट गए, लेकिन उसके बाद भी वो जगन्नाथपुरी जाए जा रहे हैं। और जगन्नाथ भगवान को वहाँ से ही समझ में आ गया कि मेरा सबसे बड़ा भक्त आ रहा है। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि भाई उनके पंडित को या पुजारी को या सपने में आके मेरा सबसे बड़ा भक्त आ रहा है, उसका स्वागत करना और उसको जाए बाइज्जत लेके आना। अब खैर कहानी आगे बढ़ती है, तो जगन्नाथ भगवान खुद कहते हैं कि मंदिर से बाहर आए और उनको मिले और उन्हें लेके गए। तो लोगों ने पूछा कि फिर ये इतने बड़े भक्त थे, तो जगन्नाथ भगवान ने इनके हाथ क्यों कटने दिए? तो आंसर आया कि पिछले जन्म में एक डाकू या एक चोर या एक लुटेरा या जो भी था, वो एक गाय का पीछा कर रहा था उसको मारने के लिए। गाय को मारने के लिए पीछा कर रहा था, तो वो गाय भागती हुई जंगल में चली गई और ये संत बीच में बैठे हुए थे। तो चोर या डकैता या वो कह सकते हैं हंटर, मान लो शिकारी था, उसने इनसे पूछा कि किधर गई है गाय। इन्होंने उस हाथ से इशारा कर दिया उधर गई है। और जब उस हाथ से इशारा कर दिया तो वो गाय मारी गई, वो पकड़ लिया उसने, गाय को मारा। बोले ये जो हाथ से इशारा किया था ना, सिर्फ इसके लिए इनके हाथ काटे गए। तो आप सोचिए, जब हमारे शास्त्रों में और ऐसी कहानियां, और कई लोग कहेंगे आई डोंट बिलीव इन, जाइए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए। आप अगर अच्छी जगह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आपको पीछे के 10 जन्म पता लग जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों आपने यही जन्म लिया है, क्यों आपको यही तकलीफें आई है। स्पेशली जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई है या जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनके सभी के पास जन्म अगर देखे जाएँ तो ऐसा ही कोई ना कोई कुकृत्य मिलेगा जिसका फल अभी मिल रहा है। जब आदमी ये जानेगा तो आदमी कभी अपराध करेगा ही नहीं। सो इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ यू रियली रियली वांट टू लिव अ ग्रेट लाइफ, तो फिर अब मंगलवार मत देखिए, शुक्रवार मत देखिए, शनिवार मत देखिए, रूल ही अपना लीजिए। देखिए मैं भी मांस खाता था, मेरे घर में राजपूत हूँ तो बचपन से बनता था, लेकिन जब मुझे भी समझ आई ये बातें तो मैंने छोड़ दिया 2016 के बाद से। और छोड़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई संत बन गया हूँ या मेरे मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा आ गया है, बट एक आत्मिक शांति है कि शायद मेरे कारण कुछ गलत नहीं हो रहा है। बस इतनी सी आत्मिक शांति। और हो सकता है मुझे अगले जन्म में कैसी या इस जन्म में कैसी ज़िंदगी मिले, आगे का किसी ने नहीं देखा, क्योंकि अभी क्या पता कितने कर्म पुराने पेंडिंग है। यू नेवर नो। सो दैट्स बिल्कुल हाउ सही इट बात इज। आपने बोली। तो जैसे कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर कोई चाह रहा है कि अपने एनर्जी फील्ड को स्ट्रेंथन करना और वो ब्लेसिंग्स लेना हनुमान जी की भी, और एनर्जी फील्ड को स्ट्रेंथन करना हनुमान जी। चालीसा का पाठ करके, तो क्या राइट तरीका होना चाहिए? कि क्या उनको कुछ प्रण ले लेना चाहिए कुछ दिन का कि हमें इतने दिन करना है, सुबह या शाम? किस देखिए तरीके से नंबर शुरुआत ऑफ करें? काउंटिंग वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धा से एक बार करो और बिना श्रद्धा के काउंटिंग करके 10 लाख बार करो, कोई खास फ़र्क नहीं है। तो कहते हैं जब भी करो ना तो श्रद्धा से कर लो, जब भी करो तो विश्वास से करो, ये डाउट से मत करो कि या तो करो ही मत, करो तो फिर पूरी तल्लीनता के साथ करो। दैट इज़ व्हाट माय मंत्रा इज। क्योंकि देखिए मैं भी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते। अभी हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम हर रोज़ सुंदरकांड करेंगे और 1008 सुंदरकांड करेंगे, जिसमें से हमने 180 सुंदरकांड पिछले 7-8 महीने में 9 महीने में किए हैं। तो 1008 सुंदरकांड करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो अब हमने एक सिस्टम बना दिया कि रोज़ शाम को 6 से 7, चाहे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑनलाइन जुड़ पाऊँ या ना जुड़ पाऊँ, कभी मेरा सेशन रहेगा, हमारी टीम और हम मिलके, कभी मैं कभी मेरी टीम, हर रोज़ एक सुंदरकांड करेंगे। 1008 सुंदरकांड का प्रण चल रहा है हमारा। सो इट्स नॉट कि हमने 1008 का क्यों लिया, ओके, और आपको भी 1008 का करना चाहिए क्या, ये मेरे मुंह से निकल गया। मैं कुछ चैलेंजेस से घिरा हुआ था और मैं अपनी साधना को बढ़ाना चाहता था, और मैंने, लोगों ने कहा कि सर क्या करोगे, कैसे करोगे? तो मैंने कहा मैं तो 1008 सुंदरकांड करूँगा। मेरे मुंह से निकल गया 1008। बोलने के बाद मैंने सोचा 1008 मतलब अगर मैं हफ्ते का एक सुंदरकांड करूँ, क्योंकि अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाता है,
हफ्ते में एक ही बार कर पाते थे पहले। मैंने कहा हफ्ते का एक करूँ तो मुझे 20 साल लगेंगे 1008 सुंदरकांड करने में। बट हमने फिर कहा कि चलो फिर अब रोज़ का करेंगे। बीच बीच में कई ऐसे दिन आते हैं जब हम एक ही दिन में 12-15 सुंदरकांड सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक करते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ मेनी, बट येस ये है कि जितना श्रद्धा से करोगे, एक भी कर लिया तो बहुत है। जैसे हम सुबह सुबह हमारी कमांडो ट्रेनिंग में जब हीलिंग करते हैं, मैं तो आजकल हीलिंग भी करता हूँ तो हनुमान जी को कहता हूँ आप ही हीलिंग करो, और हनुमान चालीसा पढ़ के ही हीलिंग करता हूँ। सो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स। तो कैसे भी करो या बिल्कुल सही बात है। तो आपने मतलब अपनी श्रद्धा से करना है, तो कुछ कितनी बार करना है हाँ, उसका नहीं है, आपकी अगर कोई श्रद्धा से गुरु जब समय आपका करो। है जो सच में हम्म, स्पिरिचुअल गुरु है और हम्म, अगर वो कुछ अच्छा बता रहे हैं तो फिर उनके हिसाब से करो। उनके हिसाब से कर सकते हैं। जी। तो आपने ये बहुत कहा कि सबसे पावरफुल है, अगर कोई एक चीज़ करना चाहता है तो वो हम्म, हनुमान चालीसा का पाठ जी। करेंगे और उससे उनका जो एनर्जी फील्ड है वो स्ट्रेंथन हो ट्रू। जाएगी। इसके अलावा कोई और ऐसी टेक्निक आप बताना चाहें कि जो साथ में हम फॉलो कर सकते हैं? हम तो जैसे जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेथड्स है, ग्रैटिट्यूड एंड ये सब हम करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट हनुमान चालीसा, इट्स अबाउट वन ईस्ट। आपको हुँ, दुर्गा माँ में आस्था है ना, या आपको लक्ष्मी मैया में आस्था है, या आपको शंकर भगवान में आस्था है, तो आप एक चीज़ को पकड़ो, उस एक चीज़ को, क्योंकि कहते हैं एक साधे सब सधे। हनुमान जी किनका रूप है? शिव जी का रूप है। अगर मैंने हनुमान जी को प्रसन्न किया तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं, माता सीता भी प्रसन्न होती है, शिव जी प्रसन्न होते हैं तो माता पार्वती भी प्रसन्न। तो एक साधे सब सधे। शिव जी के पुत्री गणेश जी हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के पुत्र कार्तिकेय हैं वो भी प्रसन्न होते हैं धीरे धीरे। तो एक साधे सब सधे, मैं कहता हूँ एक, अगर यही पार्वती मैया की प्रार्थना कर ली तो वो, तो एक को आप प्रण लो, हजार के पीछे मत पड़ो, हुँ, हुँ, एक को करो। इसलिए नहीं कि वो एक ज़्यादा प्रसन्न होंगे, इसलिए क्योंकि वो एक मंत्र बोलते बोलते आपके अंदर उस मंत्र की वाइब्रेशन लाखों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो मैं रोज अलग अलग मंत्र करूं, अलग अलग मंदिर जाऊं, एक को पकड़ लो और उस एक को ही इतना सॉलिड करो कि जैसे क्रिकेट खेला तो बल्लेबाजी को ही इतना स्ट्रांग कर लो कि वही आपको जिता दे पूरी दुनिया में। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ना एक साधे सब सधे, और आपने जो पर्सपेक्टिव दिया है ना कि वो भी खुश हो जाएंगे, वो भी जी। खुश हो जाएंगे। नहीं जी। तो हर कोई सोचता है कि चलो मंडे शिव जी को कर लेते हैं, कुछ ट्यूसडे हनुमान जी को कर लेते हैं, ट्रू। अलग अलग डेज। तो एक से ही करेंगे तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है, और अपना एनर्जी और ऑरा जो है वो उससे स्ट्रेंथन होगा ही होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी तो आपने बोला था हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो होते हैं, वो कई बिलीफ सिस्टम्स हमारे बचपन से भी आ गए होते हैं, क्योंकि जी। आजकल जब हीलिंग की बात करी है तो हीलिंग में जो आता है एक कॉन्सेप्ट इनर चाइल्ड, वुंडेड इनर चाइल्ड करेक्ट का, करेक्ट करेक्ट। कि बचपन से ही चीज़ें बन गई होती हैं, जब समझ भी नहीं होती है, खुद से क्रिएट भी नहीं की होती हैं, बट वो हमें मिल गए होते हैं। तो उनको कैसे हम हील कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ऐसी इतनी अनकॉन्शियस चीज़ें हमारे माइंड में 9 साल तक बन चुकी होती है कि उनको अगर तोड़ने का सही एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो फिर बहुत डिज़ास्टर हो सकता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो ना पेरेंट्स को बहुत अवेयरनेस रखनी होगी, और पेरेंट्स अगर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे बच्चे के लिए तो वो 8-9 साल की एज तक जो डिज़ास्टर क्रिएट होता है वो होगा ही नहीं। जैसे मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ तो हमने हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कमी पैसों की और ये देखा है, और प्लस काफ़ी एवरेज परिवार से हैं। पापा किसान थे, और जब हम छोटे थे तो मतलब कुछ होता ही नहीं था, गाँव में रहते थे। तो उसके कारण इतने मेंटल ब्लॉक्स आए कि अरे नहीं, किसी के सामने बोलना नहीं है, वो आदमी क्या सोचेगा। हर हर वक्त हम सोचते थे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और जिसके पास भी थोड़ा सा भी पैसा ज़्यादा है, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो ब्लॉक्स थे ना, ये इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी लाते थे कि अगर 10 रुपये भी किसी ने ले लिए होते थे ना अपने, तो ऐसा लगता था वो कब देगा कब देगा, मतलब उसी के बारे में सोच चलती रहती थी। थैंक गॉड कि अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने धीरे धीरे सिखाया कि अरे पब्लिक के सामने बोलना सीखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम सब कुछ हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के संपर्क में आए, अच्छे स्पिरिचुअल कोचेज़ के संपर्क में आए। तो इनर चाइल्ड मेरा आज भी मैं कहूँगा कि 100% हील्ड नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि अपने कई सारे बिहेवियर्स में ऐसी चीज़ें होती है जो बचपन से इन्फ्लुएंस्ड है। तो सबसे पहली चीज़ तो बिकम अवेयर। हम कहते हैं कैच योर पैटर्न। अगर आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि आपकी साइकोलॉजिकली क्या प्रोग्रामिंग हो रखी है। बाकी इनर चाइल्ड हीलिंग की कई सारी मेथड्स हैं, कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, सारी हिप्नोसिस रिलेटेड, एनएलपी रिलेटेड मेथड्स हैं जिनको किया जा सकता है। बट उससे भी सरल उपाय जो कि हर आदमी खुद कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अगर खुद करना सीख जाए ना तो बहुत उसको रिलीफ होगा। वो है अपने पैटर्न पकड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैटर्न है कि जहाँ पे भी आपको खर्चा करना है और आपका मन कर रहा है यार पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, मतलब खर्च तो कर दिया लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, और आप उसके बारे में एक दिन सोच रहे हो, तो ये आपका नेगेटिव पैटर्न है। अब उस पैटर्न को पकड़ो और उसको माइंड में पहले फिक्स कर दो कि अगली बार जब मैं खर्चा करूँगा, और ये बिलीफ
पहली बार आएगा उसी समय मैं कहूँगा थैंक यू भगवान, आपने खर्चा करने का पावर दिया। जैसे ही इसको 2-3 बार बिहेवियर को दोहराया, चौथी बार से आप खर्चा करोगे तो भी नेगेटिव बिलीफ नहीं आएगा। ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कोई आदमी पैसा कमाने के लिए जाता है, लेकिन एक हमारा बिजनेसमैन फ्रेंड था, उसको अगर कोई बड़ा ऑर्डर आया किसी कंपनी से, किसी कंपनी ने कहा मैं 5 लाख का ऑर्डर देता हूँ आपको, कंपनी कहती थी एक काम करो, एक सैम्पल पार्ट भेज दो, और सैम्पल पार्ट का मान लो कंपनी ने पैसा नहीं दिया, वो आदमी कैलकुलेट करने बैठता था, सैम्पल पार्ट भेजूंगा, कंपनी ने तो 300 रुपये दिए, लेकिन मेरा 300 रुपये भाड़ा चला जाएगा, और वो भेजता नहीं था। 300 रुपये भाड़ा बचाने के लिए वो 5 लाख के ऑर्डर का नुकसान कर देता था। तो ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश वाली एक बहुत बड़ी मेंटालिटी लोगों में। अगर आपका पैटर्न ये है कि आप 2 रुपये बचाने के लिए किसी ने आपका स्कूटर मांगा और आपने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज आपको लगा रही यार वो कुछ खराब कर देगा, तो फ्यूचर में आपने आपको मिलने वाली सारी हेल्प को ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि यूनिवर्स आपका हेल्प करना चाहेगा, तो यूनिवर्स के पास एक रेफरेंस है कि तुम्हें जब मौका मिला, तुमने एक दोस्त को, वो भी तुम्हारा खास दोस्त, उसको तुमने एक स्कूटर नहीं दिया जबकि उसको 10 किलोमीटर जाके आने वाला था, तुमने बहाना बना दिया कि नहीं मुझे कहीं जाना है या मेरे भाई को कहीं जाना है, पिताजी को, तो यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हेल्प रोक देगा। सो तुम क्या करो, ऐसा कोई पैटर्न तुम्हें दिख रहा है पिछले 1 महीने का, 2 महीने का, उसको रेक्टिफाई कर लो पहले माइंड के अंदर, कि अगली बार कोई स्कूटर मांगे या मांगा तो मैं माइंड में कह रहा हूँ आई एम रेडी टू गिव, मुझे कितना भी दुख हो, लेकिन आई विल ट्रस्ट द गॉड। ऐसा ट्रस्ट क्रिएट किया, माइंड में आपने वो प्रोग्रामिंग को ब्रेक किया और नया पैटर्न क्रिएट किया कि आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू सपोर्ट, आई एम रेडी टू स्पेंड, आई एम रेडी टू सरेंडर। जैसे ही माइंड में ये चेंजेस हुए, आप देखोगे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, और बिहेवियर में आएंगे तो दुनिया में दिखेंगे। तो बहुत अच्छा आपने टेक्निक बताई है कि किस तरीके से हम जो इनर चाइल्ड के जो पैटर्न्स बन गए होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ को, जबकि वो कहीं पीछे रह चुकी होती हैं चीज़ें, हम उसको हील कर सकते हैं ताकि उसका इन्फ्लुएंस फिर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे पड़ना बंद हो जाए। और ऐसे ही एक जो ब्लॉकेज ही हमारे लाइफ में आ जाता है, वो होता है कि जो हमको पेन मिला होता है मोस्टली लोगों से, जिनको कि हम फियर को रिलीज नहीं कर रहे होते, तो हमारा वो जो लोगों के अंदर पेन है उसको कैसे हील कर सकते हैं? जो भी पेन है उसे रिलीज करने का प्रोसेस कोई ना कोई निकालना होगा। जैसे जो एथलीट होता है वो दौड़ता है, भागता है, और कहीं ना कहीं वो बॉडी से कैथारसिस जैसी प्रोसेस होती है, जैसे कि वो सब थकने के बाद ना उसको फिर आराम की नींद भी आती है, रिलैक्स भी हो जाता है। ऐसे ही जब मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, हम अपनी वर्कशॉप में काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जहाँ से आदमी स्क्रीमिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, जंपिंग के थ्रू, लोगों को एक्सप्रेशन के थ्रू वो अपने सारे पेन वगैरह जब रिलीज़ कर देता है, और उसके बाद जब उसको शांत करके जब उसको हीलिंग किया जाता है, तब वो आदमी रिलीज़ हो पाता है। सो यस, रिलीजिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे एक इंसान है लेस्टर लेविंगस्टन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते थे, और वो आज इस दुनिया में तो नहीं है। वो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू लेट गो ऑफ एवरी डिज़ायर। वो कहते हैं जब रिलीजिंग हो जाएगा तो अपने आप अट्रैक्शन होने लग जाएगा। तो वो एक ही चीज़ वो कहते थे, मैं न गोल लिखूंगा न कुछ और लिखूंगा, आई विल जस्ट रिलीज द डिज़ायर ऑफ हैविंग दैट। वो कहते हैं कि मुझे बहुत करोड़ रुपया चाहिए, लेट्स रिलीज द डिज़ायर, मैं ऑलरेडी करोड़पतियों से भी बड़ा हूँ, आई डोंट वांट एनी मनी। और जब वो रिलीजिंग कर देते थे इस डिज़ायर को, तो बोलते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ती थी। जैसे आप देखिए, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच लोगों में से एक कम्युनिटी रिच है, वो है या तो पॉलिटिशियंस की, और या है भगवादारियों की, या मतलब जो भी संत हैं उनकी। अब ये दोनों कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? जिन्होंने सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, जिन्होंने त्याग का सबसे बड़ा त्याग कर रखा है। मतलब अगर बाबा को कहें तो उसने घर बार भी छोड़ रखा होगा, और इधर पॉलिटिशियन को भी कहें तो उसने भी घर बार छोड़ रखा है। वो घर जाता ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक दुनियादारी में लगा रहता है, और सिंपल पजामे कुर्ते पहनता है। लेकिन फिर भी इनके पास सबसे ज़्यादा धन क्यों है? क्योंकि इन्होंने धन को ऊपर रखा ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या है, भले इन्होंने धन को ऊपर रखा भी है, तो पूरी दुनिया को इमेज क्या जा रही है, हमें हमारे लिए धन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो दुनिया की सेवा कर रहे हैं सिर्फ। तो द मोमेंट यू सर्व द वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली द मनी विल कम टू यू। सो अंदर भले इनके डिज़ायर होगी भी, लेकिन बाहर जो दिख रही है, बस सिर्फ बाहर दिखने मात्र से अगर दुनिया इतना धन दे सकती है, तो जिसने एक्चुअल में धन की डिज़ायर को छोड़ दिया है, उसके पास तो धन बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो ये यूनिवर्स का सिद्धांत है, जिस चीज़ को आप ठुकराते हो कई बार वो ज़्यादा आपके पास आ जाती है। सो इसीलिए रिलीजिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक, एंड अलग अलग तरीके से रिलीज़ करें। आप दोस्तों के साथ लाफ्टर कर रहे हैं, वो भी एक रिलीजिंग का टेक्निक है। बट लोग क्या करते हैं, रिलीज़ करते करते ओवरडू में चले जाते हैं। अरे यार 2 हफ्ते हो गए पार्टी नहीं हुई, 1.5 हफ्ता हो गया पार्टी। अरे भाई, रिलीजिंग आपको किसी पर्पज़ से करनी है और किसी एक्सपर्ट के साथ करनी है। अगर आप वो करते हो, यू आर फिट।
तो जैसे पेनफुल मेमोरी है किसी के जो उनको हॉन्ट कर रही है, मतलब करेक्ट। बार बार याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है, वो चीज़ें नहीं उनको छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी यस। इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जिसकी वजह से कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप की, जैसे मैंने बात की, जी। या फिर पैसों में कोई धोखा दे के चला गया बहुत ज़बरदस्त वाला, तो वो पेनफुल मेमोरी एक बन जाती है, जिससे फ्यूचर में कहीं ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, एब्सोल्युटली। फ्यूचर में एक फियर आ जाता है जो कि फिर ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है आगे कुछ भी करने के लिए। करेक्ट। उसको रिलीज़ करने के लिए आपने कहा बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हाँ। तो कोई एक ऐसी टेक्निक जिसको कि यूज़ कर सके ऑडियंस अपने पेन को रिलीज़ हम करने के लिए, उस एनएलपी मेमोरी में को? हम एनएलपी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसमें हम्म, एक फोबिया क्योर टेक्निक है दैट हम्म, आई वी यूज़, या एक टीवी टेक्निक है दैट वी यूज़। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजिकली हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जैसे ही हमने देखा कि भाई किसी का मान लो कभी किसी रिलेशनशिप में धोखा मिल गया, अब अगली बार वो रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और अंदर से आ रहा है इसने भी धोखा दिया तो उसने भी तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हो रहा है। उस ट्रिगर को अगर शांत कर दिया और अंदर से कहा, जैसे ही उसने कहा रिलेशनशिप में धोखा, उसी समय ब्रेन कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाए। तो कैसे होता है, ब्रेन में कोई ना कोई आवाज़ें चल रही है। आवाज़ें क्या चल रही है, ब्रेन के अंदर से आवाज़ आ रही है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा धोखा हो सकता है, फिर से रिलेशन। अब कहते हैं कि ब्रेन में इस आवाज़ को जो चल रही है, इसको अगर डिस्टॉर्ट कर दिया, इसको हमने मिकी माउस का आवाज़ बना दिया, अरे मुझे फिर से धोखा हो गया तो क्या होगा, इस आवाज़ को मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया। और एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि ये आवाज़ यहाँ से आपके, सोचो, ब्रेन से निकल के कंधे पे आ रही है, कंधे से निकलते के कोहनी पे आ रही है, धीरे धीरे यहाँ आ रही है, फिर उठ के गायब हो गई ये आवाज़। और फिर हमने दूसरी कहा, इसकी जगह एम्पावर्ड वॉइस क्या होनी चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट इन टू ए ग्रेट रिलेशनशिप एंड आई नो आई विल अट्रैक्ट। वो आवाज़ यहाँ से आ रही है, वो आवाज़ धीरे 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 आपके ब्रेन के अंदर जा रही है। एक तो ये बहुत ही, इसको हम बोलते हैं साउंड रिमूवल टेक्निक। जितनी भी साउंड्स हैं ब्रेन से नेगेटिव, उनको निकाला जा सकता है और मिनटों में होता है ये। अभी सुनने में भले लग रहा होगा कि कैसे होगा, लेकिन अगर रियलिटी में यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति बैठा होता तो उसके साथ अभी हाथों हाथ किया जा सकता था ये। फिर फोबिया क्योर टेक्निक होती है जहाँ पे हम उनको ट्रांस में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये तुम्हारा अभी का पैटर्न है और ये इसके कलर हम फेड कर देंगे, इसकी वॉइसेस फेड कर देंगे, इस मेमोरी को बिल्कुल फ्रीज कर देंगे, फिर इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, फिर इसको पूरी तरह से रब करके फिर इस सीडी उठाएंगे, उसको तोड़ ताड़ के पूरा फेंक देंगे, फिर नई सीडी डालेंगे जिसमें नया पैटर्न है कि अब नए रिलेशनशिप को लेके आप उत्साहित हो, यू रियली वांट टू डू समथिंग बेटर। और जब वो पूरी टेक्निक दिखाते हैं तो आदमी देखता है कि कईयों के माइंड में जो बड़े बड़े फोबियाज़ होते हैं, कि किसी को हाइट से फोबिया है, किसी को वाटर से फोबिया है, किसी को शादी से फोबिया है। एक रोशनी करके एक लड़की थी, उसका मैंने किया था फोबिया क्योर, बिकॉज उसका ये था कि 23 की एज में उसकी शादी हुई, लड़का बहुत मारता पीटता था, शराब वराब पीता था, 27 में तलाक हो गया। जब वो 27 के बाद वो जब नई मैरिज करने जाती तो शी वॉज डेटिंग वन बॉय, लेकिन जैसे ही शादी की बात आई शी यूज्ड टू गेट नर्वस, फिर वो रिलेशन टूट गया। एक जगह उसकी सगाई हुई तो वापस से उसको पता चला कि आदमी वैसा ही है, फिर उसका हो गया। अब उसके साथ इतना बड़ा फोबिया हो गया कि 30 की वो हो गई थी और अब वो शादी करना भी चाह रही थी, लेकिन लड़कों का ख्याल आते ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एंग्जाइटी और वो हो रही थी। जब हमने ये फोबिया क्योर की, आधा घंटा पौन घंटा किया होगा, आधे पौन घंटे के अंदर शी वॉज फुल्ली रिलीज फ्रॉम दिस। एंड वो रिलीज़ होने के बाद जब उसने शादी की, शी सेंट मी अ कार्ड। लेकिन ये बहुत पुरानी बात होगी, 2008 की बात होगी, जब मैं सीख ही रहा था ये चीज़ें। शी वॉज माई फर्स्ट, आई वुड से, वर्कशॉप में, जिस वर्कशॉप में हम सीख रहे थे उसी में आई गॉट अ चांस टू डू दिस। एंड शी वॉज फुल्ली क्योर्ड इन जस्ट 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स, जो भी समय था। तो ये मेमोरीज हटाई जा सकती हैं सिस्टमेटिक तरीके से। लोगों को यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस, कि यार हम जानते ही नहीं है तो हम ब्लिसफुल है। नहीं, इग्नोरेंस इज समटाइम्स रियली रियली पेनफुल, कि आपको पता नहीं है और बस आप सफ़र किए जा रहे हो 20 सालों से, जबकि सोल्यूशन शायद 20 मिनट का था। बट लोगों को ये अवेयरनेस इसी तरह से पॉडकास्ट से ही मिलेगी, एंड दैट्स वाई रियली गुड। बिल्कुल सही बात है, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन लेना शुरू करना होगा सबको आज से ही। ट्रू, तभी जो फ़र्क है वो आएगा लाइफ में, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। तो जैसे हमने सारी बातें करी, एक लास्ट में एक बात करना चाहती हूँ मैं, कि आपने जो मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे किसी ने बोल दिया कि 30 इयर्स की एज में कि ऐसे 40 में आओ तो ये होना शुरू हो जाता है, और ये सबने सुना हुआ है जी। कि फीमेल से रिलेटेड स्पेशली 30 के बाद बोन्स वीक हो जाएंगी, फिर मेनोपॉज के टाइम तो बिल्कुल ही ऐसा हालत ख़राब हो जाएगी, आपको मूड स्विंग्स भी होंगे। जी। जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको भी ये बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती True. है कि ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। रिलेशनशिप में आने वालों को सुनने को मिल जाता है कि अपनी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, अब तो बन जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। Absolutely. तो ये अगर हमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमने सुनी हुई हैं और वो हमें कब हमने सुनी हमें याद भी नहीं है, और वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर देती है, जैसे आपने कहा कि 40 में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह मैंने तब वो बात सुनी थी। तो क्या हम उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करके वहाँ से वो हील कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड ने पैटर्न पकड़ा हुआ है? True.
अब जैसे मुझे 40 में ये समझ में आया, जैसे ही अब थैंक गॉड कि मैं थोड़ा इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे पहली तो इनके बारे में नॉलेज लेनी है, इस तरह के पॉडकास्ट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, एंड लोगों ने नॉलेज ली। नॉलेज लेते ही मुझे समझ में आ गया कि ये 40 में मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी भी, तो मेरे को समझ में आ गया ये तो साइकोलॉजिकल था। अब मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूँगा, और साइकोलॉजी मैंने चेंज करना शुरू किया। 1-2 दिन में अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग की और फिर बाकी की सारी चीज़ें करी, एंड वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। ऐसे ही लोगों को देखिए, पहले पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपने बचपन में कुछ सुना था, 7 साल की उम्र में कुछ सुना था, 8 साल की उम्र में कुछ सुना था, अब इतने साल हो गए, हो सकता है पकड़ में ना आए। पहला इंसिडेंट हुआ, पहला इसका सिग्नल मिला, जैसे मुझे कहा कि फैटी लिवर हो गया, ऑलराइट, डायबिटीज़, मैंने कहा अचानक से कैसे? फिर मैंने देखा मेरी एज क्या, 40, ओह माय गॉड! अब समझ में आया लिंक। मान लो मुझे नहीं आता लिंक समझ में, तो भी ये समझ लो कि जो भी हो रहा है वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ब्रेन क्रिएट करता है चीज़ें। तो वापस से साइंस को समझें, पहले एनर्जी बॉडी में आया, फिर थॉट्स में आया, और फिर बॉडी में आया। 3 लेयर पे आ रही है चीज़ें। कोई भी थॉट डायरेक्ट नहीं आ रहा आपको। कोई थॉट आपने बैकग्राउंड में बहुत बार कहीं न कहीं से परसीव किया, सोचा, सुना, फिर वो आपके ब्रेन में आने लगा, और फिर वो ब्रेन में आने लगा, क्योंकि आप देखो कई सारी चीज़ें सुनते हो और आप 10 बार तक तो फोकस ही नहीं किया, 11वीं बार में फोकस अचानक से चला गया। तो एनर्जी बॉडी में आने जब तक नहीं आएगा तब तक ब्रेन में नहीं आ सकता, और जब तक ब्रेन में नहीं आ सकता तब तक बॉडी में नहीं आ सकता। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले एनर्जी बॉडी को हील करना तो रेगुलर चालू रखो। उसका तरीका क्या है? सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये जो भी घी का दिया जलाना, साफ़ सुथरा रहना, ऑरा क्लेंजिंग वगैरह, थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स वगैरह देना, ब्लेसिंग्स वगैरह लेना, ग्रैटिट्यूड में रहना, आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो गई। एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होने के बाद थॉट्स को प्यूरीफाई करो, जानबूझ के अफर्मेशंस बोलो, जानबूझ के अच्छी चीज़ें बोलो, और फिर बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह कर लो। 3 चीज़ें की, 99% चीज़ों से आप बच जाओगे। और अगर इन चीज़ों को दिल से फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है 99 नहीं 100% चीज़ों से ही लोग अपने आप को Absolutely. बचाना शुरू भी कर देंगे और क्योर करना भी शुरू कर देंगे। करेक्ट। और थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल में आपने एक एक लाइफ के एरिया को कवर किया है और कैसे हमको उसको हील करना है, कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है इन फ्यूचर भी अपने आप को, ताकि वो जो एनर्जीज़ हैं वो हमारी प्रोटेक्टेड रहें, ताकि हम फिर से मैनिफेस्ट ना कर लें ऐसी चीज़ों को जो हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेट कर रही हो हमारी लाइफ के किसी भी एरिया को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिखा मैम, रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अगेन। थैंक यू।